अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं अब आप लोगों के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 की बात करके चलें तो एक बड़ा इजी सा स्टैंडर्ड है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। बेटा आपका ये जो है वो स्टैंडर्ड बेस्ड है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये स्टैंडर्ड है। क्विकली अगर मैं कंसेप्ट को आपको रिवाइज करवा के चलूं, ठीक है, थोड़ा सा रफली क्लास नोट्स मैंने इसके ऑलरेडी बेटा शेयर करे हुए थे। मैंने उस टाइम ग्रुप के अंदर क्लास नोट शेयर करे थे। मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने लिखे हुए हैं कितनों ने नहीं लिखे हुए, बट मैंने चीजें शेयर करी थी। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर मैं बात करके चलूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 क्या था? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 क्या था बच्चे? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर था। अच्छा, इस स्टैंडर्ड का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था? इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता है कि रेवेन्यू का क्या रहेगा और कॉस्ट का क्या रहेगा जो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसको एक से ज्यादा पीरियड टाइम लगता है, एक लॉन्ग पीरियड लगता है किसी भी बिल्डिंग को बनने में या कंस्ट्रक्शन को करने में। तो आप डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर बेसिकली आपका वो रेवेन्यू या कॉस्ट जो है वो फॉल कर रही होती है। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करके चलेंगे, कैसे आप कॉस्ट को एलोकेट करोगे, कैसे रेवेन्यू को एलोकेट करके चलोगे, ये आपको ये स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं गाइड करके चलता है, बता कर चलता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड जो है इसकी अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करके चलें तो ये एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है? ये एप्लीकेबल होता है फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स। ये वाला स्टैंडर्ड जो लगता है वो किसके ऊपर लगता है बेटा? कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ये वाला स्टैंडर्ड जो है आप लगाकर चलते हो। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देख के चलें, अगर अच्छा आपके माइंड में अगर ये आ सकता है कि सर ठीक है सर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगता है, तो देखो बेटा सीधी सी बात है, अगर एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, अगर एक कॉन्ट्रैक्टर है तो एक कॉन्ट्रैक्टी भी तो होगा। ठीक है, तो जो एसेट कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है ना, वो कॉन्ट्रैक्टी के लिए क्या हो जाएगा? या तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या इन्वेंट्री एज द केस में भी जो भी है। ठीक है, तो वो कौन सा स्टैंडर्ड लगाकर चल रहा होगा? AS10 या AS2 वो लगाकर चल रहा होगा। अब कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करके चलें तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन किस चीज की? कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन या तो एक सिंगल एसेट का, या तो बेटा किसका? एक सिंगल एसेट का, या नंबर ऑफ एसेट्स का। ऐसे नंबर ऑफ एसेट्स जो कि क्लोजली क्या है? इंटर रिलेटेड है। जो कि क्लोजली क्या है बेटा? इंटर रिलेटेड है या इंटरडिपेंडेंट है। जो क्लोजली क्या है? इंटर रिलेटेड है या इंटरडिपेंडेंट है। सिंगल एसेट का एग्जांपल देना हो, जैसे आप बिल्डिंग कह सकते हो, डैम कह सकते हो, कोई ब्रिज कह सकते हो। पर यहां पर हम बात करके चलते हैं नंबर ऑफ एसेट्स की, वो कह रहे हैं क्लोजली इंटर रिलेटेड या इंटरडिपेंडेंट है। किस टर्म्स के अंदर कह रहे हो? डिजाइन के टर्म में, टेक्नोलॉजी में, फंक्शन में, या उनका जो भी अल्टीमेट पर्पस या यूज है उसके अंदर। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे जो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स रिलेटेड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी आर्किटेक्ट की सर्विस ली है या किसी प्रोजेक्ट मैनेजर की सर्विस ली है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, जैसे कई बार बेटा ये नहीं होता कि आपने क्या करा कि डिस्ट्रॉय करा है किसी एसेट को फिर उसको रिस्टोर कर। जैसे मान लीजिए कोई स्टेडियम है, स्टेडियम को रेनोवेट करना है, तो स्टेडियम को हम क्या कर रहे हैं? पहले पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फिर उसके बाद दोबारा से उसको रिस्टोर करके चल रहे हैं। ठीक है, या फिर रिस्टोर करना एनवायरमेंट को, एसेट को डेमोलिश करने के बाद। ठीक है, तो वो चीज क्या आ जाती है आपका? वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आ जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट की बात करके चलें तो बेटा दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एक होता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। सर नाम से कहीं ना कहीं पता लग रहा होगा कि फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या है। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एग्री कर जाता है कि हाँ जी यार एक ना फिक्स्ड प्राइस रहेगा, यानी फिक्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। प्राइस जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसका प्राइस हम क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। या फिर हम क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। जैसे मान लेते हैं कि कोई सोसाइटी बनानी है, ठीक है, उस सोसाइटी के अंदर मल्टीपल क्या है? फ्लैट्स बनने वाले हैं, तो पर फ्लैट जो है रेट फिक्स कर दिया, तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट जो है वो मिल गया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग के लिए हमने बोला कि कितना पैसा मिलेगा, से 6 करोड़ मिलेगा, तो 6 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? फिक्स हो गया। या फिर हम कह देते हैं कि मान लेते हैं फ्लैट हो गया, जैसे कह रहे हैं पर फ्लैट कितना मिलेगा? 50 लाख मिलेगा, और एक पूरी सोसाइटी बनानी है, तो जितने फ्लैट्स बनेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 50 लाख से, उतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज योर फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब जब हम फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट की बात कहते हैं तो क्या ये फिक्स प्राइस कभी चेंज हो सकता है? बिल्कुल। इसके अंदर एक पॉइंट आ सकता है बेटा, कौन से वाला? एस्केलेशन क्लॉज आ सकता है। ठीक है, क्या आ सकता है बेटा? एस्केलेशन क्लॉज जो है यहाँ पर आ सकता है। प्राइस चेंज हो सकता है अगर एस्केलेशन क्लॉज है। एस्केलेशन क्लॉज का मतलब आप कहीं ना कहीं मतलब समझते हैं एस्केलेशन क्या होता है। ठीक है, कि मान लेते हैं बाद में कभी मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, या मतलब कोई कुछ रीजन की वजह से प्राइस जो है हमारा बढ़ गया, तो वहां पर वो एस्केलेशन क्लॉज एग्रीमेंट के अंदर हो सकता है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट की बात करके चलें तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कहेंगे जिसके अंदर जितने भी
अलाउड खर्चे होते हैं, या जो आप कह लीजिए डिफाइंड कॉस्ट है, वो क्या होती है, वो एक तो रेम्बर्स होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, एक कॉस्ट जो एक एग्रीड कॉस्ट है कि हाँ जी यार ये वाली कॉस्ट हम बेयर कर लेंगे, ये वाली कॉस्ट देंगे, प्लस इस कॉस्ट के ऊपर क्या करते हैं, कुछ एक प्रॉफिट मार्जिन जो है या तो वो ऐड कर दिया जाता है, या फिर इसके ऊपर क्या करा जाता है, कोई फिक्स्ड फी ऐड कर दी जाती है कि ठीक है जितनी कॉस्ट है उसके ऊपर इतना पैसा और। जैसे मान लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट के लिए, कंस्ट्रक्शन में लगा से 10 लाख रुपए की कॉस्ट लगी, हमने कहा 10 लाख के ऊपर 20%, या फिर 10 लाख के ऊपर कितना, 1 लाख रुपए, 1 लाख का फिक्स कर दिया कि 1 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉस्ट प्लस प्राइस, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बेटा हो गया क्लियर। ठीक है सर, बढ़ सकता हूँ हाँ आगे। जी सर। यस। अब इसके अंदर नेक्स्ट आता है कि रिकॉग्निशन कैसे करके चलते हैं। रिकॉग्निशन कैसे करके चलेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की। कहेंगे जो रेवेन्यू और होता है, कॉस्ट होता है, वो कहाँ रिकॉग्नाइज करके चलोगे, जो आपका रेवेन्यू है और जो आपका कॉस्ट है वो कहाँ रिकॉग्नाइज करके चलोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम इसको रिकॉग्नाइज करके चलते हैं। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड किसके ऊपर करता है हमेशा, जो आपका रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी किस चीज की, रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेशन ऑफ आउटकम, रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेशन ऑफ आउटकम। आप कह रहे हैं कि अगर आउटकम को आप रिलायबली मेजर कर सकते हो, तब तो आप कौन सा मेथड लगा दोगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगा के चलोगे। कौन सा मेथड लगा के चलोगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। लेकिन अगर आप जो है रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेशन ऑफ आउटकम जो है नहीं है, यानी आउटकम को आप एस्टिमेट नहीं कर सकते रिलायबली, अगर कर सकते हो क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगा दोगे। अगर आप एस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है, आउटकम को रिलायबली, तो ऐसे केस के अंदर कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करके चलोगे, आप रिकॉग्नाइज करोगे रेवेन्यू ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है, ओनली टू एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, जितनी कॉस्ट आपने इनकर करी है सिर्फ आप उस एक्सटेंट तक रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करके चलोगे, वो भी तब अगर रेवेन्यू जो है वो क्या होता है बेटा, रिकवरेबल होता है। अगर रेवेन्यू क्या है, रिकवरेबल है, आप क्या करके चलोगे, कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करके चलोगे एक्सपेंस की तरह उस पीरियड के अंदर जिसके अंदर वो इनकर्ड हुई है। ठीक है, क्या करके चलेंगे, रिकॉग्नाइज करके चलेंगे कॉस्ट को एज एक्सपेंस इन पीरियड इन विच इट इज इनकर्ड। जब वो कॉस्ट इनकर हुई है वहां पर आप एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज करके चलोगे। अगला आता है कि अब हम कब मान के चलते हैं कि आउटकम जो है कॉन्ट्रैक्ट का एस्टिमेट करा जा सकता है रिलायबली। हमने यहाँ पर ये बात करी ना कि जो आउटकम है, कह रहे हैं क्या उसको एस्टिमेट कर सकते हो रिलायबली, कह रहे हैं यस अगर कर सकते हो, तो आप कहते हैं कि आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लगा के चलोगे। और दूसरा कहता है कि नहीं, अब हम कहते हैं कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड कैसे लगा के चलेंगे, यानी जब आप आउटकम को एस्टिमेट कर सकते हो रिलायबली। तो कह रहे हैं यहां पर आप जो आपका रेवेन्यू होता है, ठीक है, और जो आपकी कॉस्ट होती है, उसको आप पी एंड एल के अंदर क्या करके चलोगे, रिकॉग्नाइज करके चलोगे। कैसे रिकॉग्नाइज करके चलोगे, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कि कितना है जो कंप्लीट हो चुका हुआ है काम, ऑन स्टेज ऑफ कंप्लीशन। यानी बेसिकली यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड जो है हम लगाकर चलते हैं, और कब देखेंगे ये, बैलेंस शीट डेट के ऊपर बेटा हम ये देखकर चलते हैं। इस वाले मेथड के अंदर बेसिकली क्या होता है, कह रहे हैं कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है दैट शुड मैच्ड विद, मैचिंग कंसेप्ट लगता है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मैच्ड विद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मैच कर जाता है किसके साथ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के साथ। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जो है बेटा वो कैसे लगाया जाता है मेथड, ठीक है। यहां पर देखो हम कहते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है टिल द बैलेंस शीट डेट, क्या करते हो, जो भी आपकी बेटा कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट होती है, कब तक, टिल बैलेंस शीट डेट, आप वो लेकर चलोगे। उसको आप डिवाइड किससे कर दोगे, कहेंगे जो कॉस्ट आपने इनकर्ड करी है अब तक, जितना हमने खर्चा बेटा अब तक इनकर कर दिया, प्लस जो फर्दर कॉस्ट लगेगी कंप्लीट करने के लिए आप वो ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई करो 100 से, आपके पास परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि सर्वे मेथड। एक तरीका क्या है, ये है। दूसरा तरीका क्या होता है, सर्वे मेथड। वहां पर क्या होता है बेटा कि जो मान लीजिए जैसे सिविल इंजीनियर हो गया, तो सिविल इंजीनियर विल विजिट द साइट फिजिकली, और वो देखेगा कि हाँ यार कि कितना काम कंप्लीट हुआ है, वो एक सर्टिफिकेट दे देगा। ठीक है, फिर या फिर क्या हो जाता है कि आप कह लीजिए कि जितना कॉन्ट्रैक्ट वर्क है हमें फिजिकली दिख रहा है कि भाई कितना कंप्लीट हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए बेटा कोई हाईवे बन रहा है, अब हाईवे जो है उसके ऊपर बेसिकली क्या होगा, कितने किलोमीटर का हाईवे है, ऐसे 600 किलोमीटर का मान लेते हैं कोई हाईवे बन रहा है। अब मैं बोल देता हूँ कि मान लेते हैं बेटा 120 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, 120 किलोमीटर का हाईवे तैयार है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 120 बाय 600 यानी 20% काम कंप्लीट हो चुका हुआ है।
ठीक है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 20% काम कंप्लीट हो गया होगा? क्लियर है? यस सर। तो कहाँ पर कैसे हम करके चलेंगे, मतलब कैलकुलेशन, वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब बेटा यहाँ पर क्या आता है, अब एंटिटी क्या करके चलेगी, इनमें से कोई एक मेथड अडॉप्ट कर लेती है, यानी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, या फिर सर्वे मेथड जिसके अंदर सिविल इंजीनियर खुद पर्सनली आएगा, या फिर कौन सा मेथड जहां पर फिजिकली दिख ही रहा है भाई कितना काम कंप्लीट हुआ है। तो एंटिटी कोई भी एक मेथड ऑप्ट कर लेगी, डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट की नेचर के ऊपर। ठीक है, और अकॉर्डिंगली हम स्टेज निकाल लेंगे कितने की स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है। चले, ठीक है। अब हम कहते हैं कि देखो बेटा, अब आगे जाकर ना कुछ एक कंसेप्ट अभी आएंगे। अब कई बार होता है कि प्रोग्रेस पेमेंट हमें मिल जाती है। क्या मिल जाती है? प्रोग्रेस पेमेंट है, या फिर क्या हो जाएगा, एडवांस मिल जाता है कस्टमर से। अगर कोई प्रोग्रेस पेमेंट है या एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, कहेंगे ये ना रिफ्लेक्ट नहीं करती वर्क परफॉर्म को। अगर एंटिटी ने ज्यादा अमाउंट रिसीव कर लिया है, मतलब मैंने कह लो लगा लो जितना काम कंप्लीट करा है, अगर मुझे उससे ज्यादा अमाउंट मिल चुका हुआ है, तो बेसिकली दैट इज एन एडवांस फ्रॉम द कस्टमर। वो क्या है आपके लिए? एडवांस फ्रॉम कस्टमर है। ठीक है जी, चलो सर, इसके बाद बेटा आगे बढ़े हम। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो आ जाता है, अच्छा अब एक चीज आती है बेटा, हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन में भी ये चीज सीखी है, यहाँ पर भी वही बात आती है, अनसर्टेनिटी को लेकर कुछ बोला गया। कह रहे हैं कि जहां पर अगर रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू के टाइम पे कोई भी अनसर्टेनिटी है, तो आपको उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, जहां पर हमने रिकॉग्नाइज करना है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के अंदर भी रेवेन्यू कह रहे हैं, अगर मान लीजिए वहां पर कोई अनसर्टेनिटी है, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस यू शुड नॉट रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। ठीक है, कब तक नहीं करना चाहिए? जब तक अनसर्टेनिटी क्लियर नहीं हो जाती। लेकिन अगर अनसर्टेनिटी जो है वो बाद में सब्सिक्वेंटली अनसर्टेनिटी आती है, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रोविजन बना लेनी चाहिए। वहां पर क्या करना चाहिए? प्रोविजन बना लेनी चाहिए। आपने जो रेवेन्यू पहले से रिकॉग्नाइज करा, आप उसको रिवर्स करके नहीं चलोगे, उसको कम करके आप नहीं चलेंगे। ठीक है जी, बोलो बेटा, यहां तक क्लियर हो जाता है? अब फिक्स्ड, अगर हमारा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मेरा फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, तो बेटा फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कह रहे हैं कि कुछ एक कंडीशन है जो फुलफिल होनी जरूरी है, तभी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करके चलोगे। कौन कौन सी कंडीशन है जो फुलफिल होनी जरूरी है? पहला है कि जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है उसको आप मेजर कर सकते हो रिलायबली। दूसरा है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है बेटा वो फ्लो होंगे टू द एंटरप्राइज। बस ध्यान से सुनना है आपने मेरे को, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा, आप लोगों ने बस ध्यान से मेरी बातें सुनते जाना है। ठीक है, मैंने नोट्स के अंदर बेटा सब कुछ वहां लिख रखा है, नोट्स एक बार पढ़ लेना। तभी मैंने यहाँ पर आपको 15-20 मिनट जो है वो पहले दे दिए थे कि हाँ भी एक बार चलो आप लोग रीड कर लीजिए, तभी मैसेज ड्रॉप करा था। ठीक है, दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो इनकर्ड होनी है, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए, और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कह रहे हैं उसको आप रिलायबली मेजर कर सकते हो। ठीक है, और कह रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है उसको आप जो भी हमें एट्रीब्यूट करनी है, बांटनी है, उसको क्लियरली आइडेंटिफाई करा जा सकता है। तो ये आपका फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है। एक बार दोबारा से बता रहा हूँ कौन कौन सी कंडीशन है जो फुलफिल होनी जरूरी है, तभी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करके चलते हैं फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। पहला है कि जो भी टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है आप उसको रिलायबली मेजर कर सकते हो। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो इनफ्लो हो गया टू द एंटिटी। दोनों कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है टू बी इनकर्ड कंप्लीट करने के लिए जो लगेगी, और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को रिलायबली मेजर हम कर सकते हैं। और जो कॉस्ट एट्रीब्यूटेड कॉस्ट रहेगी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कहेंगे उसको हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर हम आगे बात करके चले बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या चीज आ जाती है। सर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का क्या मतलब है। ठीक है, तो अब मैं आना चाहूंगा जो नोट्स मैंने आपको क्लास के अंदर लिखवा रखे हैं, अब मैं नोट्स के ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है, जो इनको बेसिक समझाना था मैंने आपको समझा दिया। अब आ जाओ जरा इसके ऊपर। बेटा देखो, जैसे हमने ना यहाँ पर क्लास में एक एग्जाम्पल लिया था, पहले इस एग्जाम्पल के ऊपर आओ। बेटा मान लेते हैं कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, रीडेबल है ना बेटा? मान लेते हैं कि बेटा देखो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है जी, रेवेन्यू कितना है? 300 करोड़ है। हम कह रहे हैं 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉस्ट हमने पहले साल में इनकर करी है 120 करोड़, और हमें ऐसा लगता है कि अब 90 करोड़ की कॉस्ट अभी और इनकर होगी अगले 2 सालों में। ठीक है जी, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगले 2 सालों में 90 करोड़ की कॉस्ट जो है वो और इनकर होगी। ईयर टू के अंदर हम कह रहे हैं कि ईयर टू के एंड में जब हमने रिव्यू करा, तो हमने कहा रेवेन्यू जो रहेगा वो 330 करोड़ का होगा। और कह रहे हैं कि 120 करोड़ की कॉस्ट हमारी फर्स्ट ईयर में इनकर हुई थी, सेकंड ईयर में 80 करोड़ की कॉस्ट इनकर और हो गई हमारी, और अभी भी हमें लग रहा है कि 40 करोड़ की कॉस्ट जो है और लगने वाली है। और लास्ट में जाके जब थर्ड ईयर में जाके हमने देखा, हमने कहा कि हमारी जो इस साल कॉस्ट इनकर हुई है से 35 करोड़ की हुई है, और रेवेन्यू है 325 करोड़ का। तो अब यहाँ पर हम कैसे रिकॉग्नाइज करके चलेंगे, या किस तरीके से हम ये कैलकुलेशन करके चलते हैं? बेटा सबसे पहले अगर मैं ईयर वन की बात करके चलूं, तो यहाँ पर देखो टोटल कॉस्ट कितनी। सर 120 करोड़ रुपए का खर्चा आप ऑलरेडी कर चुके हो, और आप कह रहे हो 90 करोड़ रुपए का खर्चा और होगा, तो आप कह रहे हो 210 करोड़ फीस का नहीं, हमारा टोटल क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मुझे डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना है,
सर देखो 120 करोड़ का हम खर्चा कर चुके हैं, 210 करोड़ से डिवाइड करो, यानी कॉस्ट इनकर्ड टिल बैलेंस शीट डेट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनकर्ड प्लस फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास 57.14 आ गया। पहले साल के एंड में हम कह रहे हैं कि 300 करोड़ का रेवेन्यू हमें एक्सपेक्टेड होगा, तो 300 करोड़ का 57.1 करोड़ मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करके चलूंगा, और पहले साल की कॉस्ट 120 करोड़ मैंने माइनस कर दी, तो मैं ये कहूंगा कि पहले साल का से प्रॉफिट कितना हो गया, 51.43 करोड़ हो गया। बोलो समझ में आया? बढ़ सकता हूँ आगे? क्लियर? क्लियर है बच्चों? ओके सर। नेक्स्ट, ईयर टू की अगर मैं बात करके चलूं, सर ईयर टू के अंदर क्या होगा? सर ईयर टू के अंदर हमारा देखो, पहले 120 करोड़ का खर्चा हो चुका है सर, 80 करोड़ का और खर्चा हो गया, यानी 200 करोड़ का मैं खर्चा इंकर कर चुका हूं, और अब मैं बोल रहा हूँ 40 का भी और होना है, तो टोटल खर्चा हो गया 240 करोड़ का। 200 बाय 240 यानी हम 83.33 करोड़ का परसेंट हम कर चुके हैं काम कंप्लीट। रेवेन्यू अभी कितना है, 330 करोड़ है, तो 330 करोड़ का मैं क्या करूंगा, 83.33% जो है कैलकुलेट करूंगा। लेकिन क्या इसमें से कुछ रेवेन्यू है जो मैं ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुका हूं पिछले साल? यस सर, 171.43 यस या सर। पहले ही, तो इसको मैं माइनस करूंगा, तो मेरा इस साल का रेवेन्यू कितना होगा, सिर्फ 103.55 करोड़। और कॉस्ट कितनी है सर? कॉस्ट वैसे अब तक 200 करोड़ है, लेकिन इस साल की तो 80 ही है, तो 80 को माइनस करूंगा तो मेरा इस साल का प्रॉफिट आ जाएगा। सिमिलरली अब थर्ड ईयर के एंड में क्या करेंगे, थर्ड ईयर में यानी जब कंप्लीट हो रहा है, तो हम कहेंगे रेवेन्यू तो देखो 325 करोड़ हो जाएगा, और कॉस्ट कितनी हो जाएगी अब यहाँ पर, 120 प्लस 80 प्लस 35, तो कितने की कॉस्ट आ गई, 235 करोड़ की। तो 235 करोड़ हमारा क्या आ जाता है, कॉस्ट आ जाता है। लेकिन हम रेवेन्यू अब यहाँ पर कितना रिकॉग्नाइज है जो ऑलरेडी कर चुके हैं? सर पहले साल में हमने कुछ रेवेन्यू रिकॉग्निशन करा था 171.43 करोड़, दूसरे साल में हमने कुछ रिकॉग्नाइज करा था, तो दूसरे साल तक 274.98 आप रिकॉग्नाइज कर चुके हो। तो जो डिफरेंशियल है दैट इज द ओनली अमाउंट बेटा जो आप क्या करके चलोगे, रिकॉग्नाइज जो है यहाँ पर आप करके चलोगे। ठीक है जी, बोलो बेटा, क्लियर है? डन? ओके सर। यहाँ चलिए, अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या आ जाता है, अब आ जाता है यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, तो कितना होगा सर, इस साल खर्चा करा 35 का, तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, स्कोप मैंने आपको बता दिया, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा देखो मैंने आपको बता दिया, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, रेकोग्निशन मैंने आपसे कहीं ना कहीं डिस्कस कर लिया। ठीक है, देखो हमने यही कहा था फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है वो रिलायबली मेजर्ड हो, प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो फ्लो करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट और स्टेज ऑफ कंप्लीशन को रिलायबली मेजर कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट फेलियर आइडेंटिफाई करी जा सकती है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जो प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो एंटरप्राइज को फ्लो होंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो एट्रीब्यूटेबल है कॉन्ट्रैक्ट को, चाहे वो स्पेसिफिकली रिम्बर्सेबल है या नहीं है, वो क्लियरली आइडेंटिफाई करी जा सकती है। देन बेटा आ जाता है रेवेन्यू और कॉस्ट, जो रिकॉग्नाइज करके चलते हैं वो पीएनएल में हम रिकॉग्नाइज करते हैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड जिसे हम बोल देते हैं। अब ये जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड है देखो मैंने आपको वही बताया था कि कैसे डिटरमिन करके चल सकते हैं, एक है कॉस्ट के बेस के ऊपर, दूसरा सर्वे मेथड जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि सिविल इंजीनियर आके जैसे वो फिजिकली चेक कर लेगा, तीसरा कंप्लीशन ऑफ द फिजिकल प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क, हाईवे का मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पर। ठीक है, कह रहे हैं जो कॉस्ट आपने इनकर करी है फ्यूचर एक्टिविटी के लिए, कहेंगे उसको आपको एसेट की तरह दिखाना चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने कोई बेटा कॉस्ट है जो आज इनकर करती है लेकिन वो फ्यूचर के लिए करी है, तो उसको मुझे एसेट की तरह दिखाना चाहिए अगर प्रोबेबल है कि वो अमाउंट रिकवर हो जाएगी। कॉस्ट बेसिकली रिप्रेजेंट करके क्या चलेगी, ये वाली कॉस्ट कहेंगे अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, की कस्टमर से जो पैसा लेना है, और इसको कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर हम क्लासिफाई करके चलते हैं। कहेंगे जो एक्सपेक्टेड एक्सेस ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है ओवर द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करो। कह रहे हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्ट है वो ज्यादा आने वाली है और कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है वो कम होने वाला है, तो कह रहे हैं जो आपको कॉस्ट है उसको क्या करना चाहिए बेटा, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना चाहिए। क्लियर है? अगला पॉइंट मैंने बता दिया हुआ है कि अगर अनसर्टेनिटी है कलेक्शन को लेकर, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपने इंक्लूड करा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के अंदर और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है, तो बेटा जो आपका अनकलेक्टेबल अमाउंट है उसके रिगार्ड में आप क्या करके चलोगे, प्रोविजन जो है आप क्रिएट करके चलोगे। ठीक है, उसको आप एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके चल दोगे। ठीक है, लेकिन आप एडजस्ट नहीं करोगे जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है। अगला बेटा यहाँ पर मुझे आपको जो कंसेप्ट सिखाना है वो है कंबाइनिंग और सेगमेंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद बेटा हम आएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे निकलता है, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी और चर्चा करूंगा। लेकिन उस पर जाने से पहले सबसे पहले क्या आता है, कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या सुनेंगे, कहेंगे जो रिक्वायरमेंट है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कैसे लगती है, सेपरेटली लगती है। लेकिन कई बार ना जरूरी होता है कि हम इस स्टैंडर्ड को अप्लाई करके चलें,
सेपरेटली, ठीक है, टू अप्लाई दिस स्टैंडर्ड ऑन सेपरेटली आइडेंटिफाइबल कंपोनेंट्स ऑफ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के सेपरेट कंपोनेंट्स के ऊपर आप ये स्टैंडर्ड लगाकर चलो, ठीक है, या फिर आप क्या करो, ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक साथ लगा के चलो। तो इसके अंदर हमारे पास पहला कंसेप्ट कौन सा आता है, सेगमेंटिंग का। सेगमेंटिंग के अंदर क्या होता है, जहां पर बेटा एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नंबर ऑफ एसेट्स कवर होते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, हर एक एसेट की कंस्ट्रक्शन को एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करके चलेंगे। कब ट्रीट करके चलते हैं, जब हर एक एसेट के लिए सेपरेट प्रपोजल सबमिट करा गया है। हर एक एसेट जो है दैट इज सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन, यानी मैं नेगोशिएशन कर सकता हूं हर एक एसेट के लिए सेपरेटली। जो कॉन्ट्रैक्टर और कस्टमर है कहेंगे वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं वो पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का हर एक एसेट के लिए। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हर एक एसेट के आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब मैं कह रहा हूं वहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नंबर ऑफ एसेट्स कवर हो रहे हैं, लेकिन आप उसको क्या मान के चलोगे, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मान के चलोगे। ठीक है, सेगमेंटेशन इसको बोल देते हैं। कब, अगर प्रपोजल जो है वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है, अगर हम कह रहे हैं कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है वो जो प्रपोजल है, ठीक है, उसको हम क्या करके चलेंगे बेटा, सबमिट करा गया है। हर एक एसेट जो है सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन है। कॉन्ट्रैक्टर और कस्टमर जो है वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, रिजेक्ट कर पा रहे हैं, और कॉस्ट और रेवेन्यू जो है हर एक एसेट की आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट बेटा क्या आता है, कंबाइनिंग। अब कंबाइनिंग की अगर मैं बात करके चलूं तो कंबाइनिंग में क्या है, कहेंगे एक ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, चाहे सिंगल कस्टमर के साथ है या फिर वो सेवरल कस्टमर के साथ है, उसको आप एक सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हो। कब मान लेते हो, जहां पर जो ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो नेगोशिएट करा गया है एक पैकेज की तरह, या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इतना इंटर रिलेटेड है दैट दे आर इन फैक्ट पार्ट ऑफ अ सिंगल प्रोजेक्ट की तरह है। ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्करेंटली परफॉर्म हो रहा है, कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस में परफॉर्म हो रहा है, तो वहां पर आप क्या मान के चल सकते हो कि वो एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बेटा मान लेते हैं कि एक रेस्टोरेंट है। चलो यहाँ पर मेरे पास देने के लिए ना आपके पास क्या आ गया, सिंगल एग्जाम्पल आ गया मेरे माइंड में ना दो। बेटा जैसे 9 सेक्टर में ना हुआ क्या था कि चलो थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ एग्जाम्पल को समझाने के लिए। 9 सेक्टर में क्या हुआ था बेटा, रेडी मार्केट है पंचकूला में ना। तो लास्ट टू लास्ट ईयर क्या हुआ था, रेडी मार्केट में आग लग गई थी। तो मोर देन 140 शॉप्स पर बेटा डिस्ट्रॉइड, पूरी तरीके से जल गई थी 140 दुकानें। ठीक है, तो अब हुआ क्या, दोबारा से कंस्ट्रक्शन चली, कंस्ट्रक्शन करी गई है सारी दुकानों की। तो बेटा जो भी दुकान के मालिक थे सबने क्या करा, देखो अलग अलग कस्टमर हो गए, सबने मान लेते हैं एक ही बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई हम तेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तूने ये दुकानें बनानी है दोबारा से। अब सारे कॉन्ट्रैक्ट देखा जाए अलग अलग है, लेकिन एक उन्होंने नेगोशिएशन कर ली सिंगल पैकेज के ऊपर कि यार 100 दुकानें बनानी है, ये बताओ कितने में बनाओगे। ठीक है, क्या रहेगा, ठीक है, समझ आया। या फिर क्या हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है मतलब जैसे मान लीजिए कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर करना है, एक ही कस्टमर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है, परफॉर्म होना है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर, कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए बेटा एक रेस्टोरेंट चेन है, चेन ऑफ रेस्टोरेंट है, हम कह रहे हैं कि सेक्टर से चंडीगढ़ सेक्टर 17 के अंदर एक रेस्टोरेंट खोलना है, एक 35 में खोलना है, एक 32 में खोलना है, एक 22 में खोलना है। तो उन्होंने क्या करा, पहले क्या करेंगे, काम करेंगे 17 सेक्टर का, 17 बस ये 32 का, 32 के बाद जाएंगे 22 में, फिर ओपन करेंगे 35। हमने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, मतलब एक ही जाने को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया इस चीज का कि आपने रेस्टोरेंट बनाना है। तो वहां पर क्या हो रहा है बेटा, एक एक करके जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो रेस्टोरेंट्स की हो रही है, पहले एक कंप्लीट होगा, फिर दूसरे पे जाएंगे, फिर दूसरा कंप्लीट, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। ठीक है, तो आई कैन से दिए कि जो इसको यहाँ पर मैं ग्रुपिंग कर सकता हूँ, तो यहाँ पे कंबाइनिंग का कंसेप्ट जो है वो लग सकता है। तो कंबाइनिंग क्या होता है और सेगमेंटिंग क्या होता है, क्या वो चीज क्लियर है। ठीक है, यस डन है सर। जी। इसके ऊपर कहीं पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है तो यू कैन एक्सपेक्टेड। चलिए अब अगला आ जाता है कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं रेवेन्यू की और प्रॉफिट की इन कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। देखो बेटा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, एक अप्रूव कॉस्ट होती है। देखो देखो जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा बेटा, ऐसा तो है नहीं आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया मैं सारी टर्म्स मान जाऊंगा, नहीं, डेफिनेटली आप और मैं बैठेंगे, नेगोशिएट करेंगे, हम देखेंगे अच्छा यार कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है, कौन कौन सी कॉस्ट है जो कि अप्रूव होगी। तो हमने एग्रीमेंट कर लिया, हमने कहा ठीक है जी ये वाली कॉस्ट है जो अप्रूव्ड होगी, तो जो भी कॉस्ट रहेगी प्लस उसके अंदर जो भी परसेंटेज ऑफ कॉस्ट एक मार्जिन में ऐड कर दिया जाता है, तो दैट विल बी योर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अब प्रॉफिट या लॉस अगर निकालना है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तो कैसे निकलेगा बेटा, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज हुआ, ठीक है, हम वो लेकर चलेंगे। इसमें से जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड हुई है और अप्रूव हुई है वो माइनस करेंगे, लॉजिकल है बड़ा। हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर करी, आई एम कॉन्ट्रैक्टर, ये हमने बात करी थी भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर हुई है और अप्रूव हुई है, वो तो माइनस होगी होगी। अच्छा,
जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर हुई है लेकिन अप्रूव नहीं हुई, क्या वो भी माइनस होनी चाहिए? बिल्कुल सर। आप एक चीज समझो बेटा, ये जो स्टैंडर्ड है वो किसके ऊपर लगता है? कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगता है। ये जो स्टैंडर्ड है किसके ऊपर लगता है? कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगता है। तो कॉन्ट्रैक्टर की जो कॉस्ट इनकर हुई है बेटा वो तो माइनस करेगा ही वो। अब कह रहे हैं कॉस्ट स्टिल टू बी इनकर्ड विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अप्रूव्ड। कहेंगे ऐसी कॉस्ट, कहेंगे जो अभी इनकर होनी है लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं है, अप्रूव होगी, तो उसको भी क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट आता है तो रेवेन्यू कैसे निकालना है और प्रॉफिट या लॉस में कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकालना है। क्लियर है बच्चों? यस सर। नेक्स्ट, अब अगला पॉइंट आता है कि किस तरीके से निकालेंगे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इन केस ऑफ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करके चलूं, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू की अगर हम बात करके चलते हैं तो पहला क्या आता है? इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। बेटा पहले हमारा कुछ इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रहा होगा कि अच्छा यार इतना है। अच्छा, अगर कोई वेरिएशन हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट वर्क के अंदर, तो खुद सोच के देखो क्या प्राइस के अंदर कुछ चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा सर। अच्छा, एस्केलेशन की वजह से भी चेंज आ सकता है? बिल्कुल सर। अगर कुछ एस्केलेशन हुई हैं तो वहां पर भी क्या होगा? चेंज आएगा। ठीक है, एस्केलेशन के बारे में आपको क्वेश्चन में बताकर चलेगा कितनी एस्केलेशन हो रही है, वो आपको खुद ही बता देगा। ठीक है, एस्केलेशन की वजह से वैसे यूजुअली क्या होता है? आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आता है? क्लेम अमाउंट रेज्ड ऑन द कस्टमर। मैं मान लेते हैं बेटा कोई क्लेम अमाउंट है जो कस्टमर के ऊपर क्या करिए? रेज करिए। अब मैंने क्या करा हुआ है, हर एक पॉइंट के बारे में आगे नोट्स लिखवा रखे हैं तो वहां पर एक एक करके बात करूंगा। फिर उसके बाद आ जाएगा अगर कोई इंसेंटिव रिसिप्ट है बेटा वो ऐड हो जाएगी। अगर कोई पेनल्टी है जो डिले देनी पड़ी है ड्यू टू डिले कॉस्ट बाय कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर ने क्या करा? डिले कर दिया। हमने कहा था कि भाई 3 महीने में काम खत्म होना चाहिए, अगर 3 महीने में काम खत्म नहीं हुआ तो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। काम 3 महीने में खत्म नहीं हुआ तो बेटा जितना काम लेट खत्म हुआ कुछ पेनल्टी हमने चार्ज कर दी। जो पेनल्टी हमने चार्ज करी हमने कॉन्ट्रैक्टर से ली है वो माइनस कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है कि ये जो वेरिएशंस होती हैं या क्लेम्स हैं या इंसेंटिव है, कहेंगे वो रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि अगर आप एक तो इसको मेजर कर सकते हो रिलायबली, और इसकी जो रियलाइजेशन है वो सर्टेन है कि हाँ जी यार ये पैसा जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तभी आप इसको क्या करके चलोगे? मेजर जो है आप करके चलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की हम बात करके चलें तो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के अंदर क्या आएगा? डायरेक्ट कॉस्ट जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। अभी इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, डोंट वरी, एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन है आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आती है? ऐसी कॉस्ट विच इज एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी इन जनरल एंड जिसको एलोकेट करा जा सकता है एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ऐसी कॉस्ट विच इज अस्टेनेबल जो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटीज रिलेटेड जनरल है, और हम कह रहे हैं मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटीज रिलेटेड है और जनरली आप उसको क्या कर सकते हो? एलोकेट कर सकते हो एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। या कोई भी ऐसी कॉस्ट जो स्पेसिफिकली चार्जेबल है कस्टमर को टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के अंदर क्या करा? जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डायरेक्ट कॉस्ट है। नोट के अंदर आगे बताया हुआ कौन कौन सी कॉस्ट आ सकती है। कॉस्ट जो एट्रीब्यूटेबल है कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी इन जनरल और जिसको आप एलोकेट कर सकते हो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के साथ। या फिर ऐसी कॉस्ट जो कि स्पेसिफिकली क्या है? चार्जेबल है। जो क्या है? स्पेसिफिक क्या है? चार्जेबल है। ठीक है, टू अ कस्टमर अंडर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो आ जाएगी। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखो क्या आ गया बेटा, इसको आप ऐसे लेके चलो, कोई बिल्डिंग है। ठीक है, कोई बिल्डिंग है, उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। तो बेटा बिल्डिंग बनाने के लिए क्या मटेरियल लगेगा? बिल्डिंग लगाने के लिए मटेरियल लगेगा बेटा। जो मटेरियल लगेगा उस मटेरियल की कॉस्ट आएगी। अब बेटा जो भी बिल्डिंग है उसको बनाने के लिए बेटा ये तो है नहीं कि मैं खुद बनाने बैठूंगा, है ना? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं तो बेटा खुद थोड़ा ना बनाने बैठूंगा, लेबर का कुछ है खर्चा रहेगा। तो साइट का जो लेबर का खर्चा रहेगा बेटा वो आ जाएगा। अच्छा, सुपरविजन के लिए भी तो कोई चाहिए ना, तो जो सुपरविजन का कॉस्ट रहेगा वो भी इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, जब आप बिल्डिंग बनाओगे बेटा क्या कुछ प्लांट एंड मशीनरी आप यूज कर रहे होंगे? कुछ एक इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे होंगे? जैसे सीमेंट की अगर मैं बात करके चलूं बेटा, सीमेंट घोलने वाली एक मशीन होती है, आपको पता है ना? अगर वुडन का काम करना है आप जानते हो कि वुड काटने के लिए एक मशीन होगी जो यूज हो रही होती है मशीन यूज बहुत सारी। तो वो जो यस प्लांट सर। और इक्विपमेंट यूज हो रहा है तो उसकी डेप्रिसिएशन मैं कह सकता हूँ मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है। ऐसा हो सकता है कि कुछ प्लांट और इक्विपमेंट ऐसे हैं जो मेरे ओन्ड नहीं है लेकिन मैंने हायर पे ले रखे हैं, तो वो आ जाएंगे। देन क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मान लेते हैं कि कॉस्ट होगी डिजाइनिंग की या टेक्निकल असिस्टेंस की, जो कॉस्ट होगी एग्जांपल के तौर पे बेटा मान लीजिए कि हम एक रेस्टोरेंट बनाना चाह रहे हो, मैं एक थीम बेस्ड रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ। तो जो थीम बेस्ड मैं रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहा हूँ थीम की डिजाइनिंग के लिए मैंने क्या करा है, किसी को हायर करा है, तो कह सकता हूँ कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर जो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है दैट इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ओनली। अगला क्या जाता है, अगर मान लेते हैं थर्ड पार्टी से कोई क्लेम है जो स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, या फिर आप कह सकते हो कि कॉस्ट हो जाएगी से कोई इक्विपमेंट की या मटेरियल की। मतलब आप कह रहे हो जैसे मान लेते हैं कोई प्लांट है या इक्विपमेंट है,
कोई मटेरियल है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाना है, टू एंड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट जो ले जाने आने की कॉस्ट है, क्या वो भी तो कॉस्ट है? तो ये सारी की सारी कॉस्ट जो आ जाएगी वो आपके आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक जब हम कंस्ट्रक्शन करके चल रहे हैं तो कुछ एक इंसिडेंटल इनकम हो सकती है। जैसे मान लेते हैं बेटा कि मान लेते हैं मटेरियल एक्स्ट्रा आ गया, अब आपने उस मटेरियल को बेच दिया, उस मटेरियल को बेच के जो आपको पैसा मिला तो एक तरह से कॉस्ट की रिकवरी है, तो क्या होनी चाहिए, माइनस होना चाहिए। या मान लेते हैं आपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई प्लांट या इक्विपमेंट लिया था, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ आपने उस प्लांट इक्विपमेंट को बेच दिया, उस प्लांट इक्विपमेंट को बेच के आपको कुछ फायदा हुआ, तो जो डिस्पोजल में मेरे को पैसा मिला है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो जो है मेरे लिए एक तरह से कॉस्ट की रिकवरी है, तो उसको मैं माइनस कर दूं? लॉजिकल? मुझे बस इतना बताओ, क्या रट्टाफिकेशन है या लॉजिक है? नहीं सर, लॉजिक। लॉजिक है। मैं बेटा क्लास में भी हमेशा इस चीज पे चला हूं कि अगर लॉजिक पे चलोगे बेटा रट्टा नहीं लगेगा, तो मुश्किल नहीं लगेगा। अगर तुम लोग रट्टाफिकेशन की तरफ जाओगे बेटा फिर तो मतलब वो कह रहे हो ना, बड़ा मुश्किल है फिर चीजें। अच्छा आगे क्या आ जाता है, कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी इन जनरल एंड कैन बी एलोकेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर क्या आ जाता है, बेसिकली वो कॉस्ट होती है जो इनकर्ड होती है सारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो इन हैंड है, लेकिन स्पेसिफिकली आपने किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं करी। तो हम क्या करते हैं, ऐसी कॉस्ट को जो होते हैं किसी एक रैशनल सिस्टमेटिक बेसिस में सारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बांट देंगे। जैसे मान लेते हैं कि मैंने क्या करा बेटा, देखो इंश्योरेंस करा ली। बेटा इंश्योरेंस बहुत बहुत तरह की होती है, ठीक है, आपको नॉलेज नहीं है, दैट इज हमें नॉलेज नहीं है। ठीक है, आपको नहीं बोलूंगा, हमें उतनी नॉलेज नहीं है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की, डजंट मीन ना कि इंश्योरेंस नहीं होती, इंश्योरेंस बेटा बहुत सारी होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हमने एक जन इंश्योरेंस करा ली, तो अब जो इंश्योरेंस कराई गई है दैट इज फॉर द ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर इन हैंड। ठीक है, अब वो हम क्या कर देंगे, एलोकेट कर दिया हमने सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। या मान लेते हैं कि कोई भी डिजाइन या टेक्निकल असिस्टेंस की कॉस्ट है जो किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जनरली सभी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। या मान लेते हैं कि जैसे बेटा सुपरवाइजर हो गया, हमने क्या करा किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं, बट मान लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इन हैंड होते हैं, हमने क्या करा, वो सुपरवाइजर रखा हुआ है जो क्या करता है, कभी किसी साइड पे, कभी किसी साइड पे, कभी किसी साइड पे। ठीक है, जो एक ही बार में एक ही टाइम पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी सैलरी है, तो हमने क्या कर दिया, उसको एलोकेट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, आपने कोई लोन ले रखा है, तो क्वालिफाइंग एसेट है अगर, तो जो बोरोइंग कॉस्ट है अगेन आपके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ कवर हो जाएगा। देन अगला क्या आ जाता है, देखो बेटा देर आर सर्टेन कॉस्ट जो कि चार्ज नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम ऐड कर देंगे, जो कि अगर स्पेसिफिकली गिवन है। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफिकली लिख दिया कि भाई रिसर्च और डेवलपमेंट की कॉस्ट जो है वो ऐड होगी, तो उस केस के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट जो है हम ऐड कर देंगे, इवन अगर स्पेसिफाई नहीं है, वी विल स्पेसिफिकली ऐड दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा नेक्स्ट जैसे आपका क्या आ जाता है, नेक्स्ट आपका आ गया, देन देयर आर सर्टेन कॉस्ट, कहेंगे जो हम विच कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी, या जिसको हम एलोकेट नहीं कर सकते इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसी कॉस्ट को एक्सक्लूड करा जाता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से। जैसे बेटा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गई, जिसकी रेम्बर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन है तब तो हम ऐड कर रहे होते हैं। देन कोई सेलिंग कॉस्ट होगी, रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट होगी, अगेन जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफिकली एग्रीमेंट के अंदर मेंशन नहीं है। या डेप्रिसिएशन होगी एक खाली प्लांट और मशीनरी की, जो हमारे पास पड़ा हुआ है क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो हमने कुछ प्लांट एंड मशीनरी खरीद के रखी हुई है, अगर वो यूज नहीं हो रही है तो डेफिनेटली वो ऐड नहीं होगी। ठीक है, देन बेटा उसके बाद क्या आ जाता है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालने का क्या तरीका है, मैंने आपको बताया कि जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुई है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दीजिए, जो भी कॉस्ट इनकर्ड है प्लस फर्दर एस्टिमेशन कॉस्ट रहेगी उससे आप डिवाइड करके चलेंगे, सो यू विल गेट जो है, ठीक है, यू विल गेट दैट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, चलो सर। सर इसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा क्या आता है सर, सर नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाएगा, बोलो जी क्या, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। बेटा ध्यान रखिएगा, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड जो है वो इरेलीवेंट है जब आपने कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के चलना होता है। अब आपने, मुझे पता नहीं है अब आपके सिलेबस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है इन कॉस्टिंग और नॉट, आई एम नॉट अवेयर। ठीक है, तो उसके साथ प्लीज इसको मिक्स मत करके चलना बस। कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट निकालने का एक तरीका होता है, क्या होता है बेटा, जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है आप उसको डिग्री ऑफ कंप्लीशन से क्या कर दिए बेटा, मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, और माइनस कीजिए उसमें से जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपने पहले रिकॉग्नाइज करा है उसको आप माइनस करके चलिए। ठीक है, फिर आप माइनस कर दीजिए क्या, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज हो जाएगा करंट ईयर के अंदर वो आ जाएगा, उसमें से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो ड्यूरिंग द ईयर वाली है बेटा वो माइनस करेंगे, आप प्लस कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। बोलिए बेटा कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट क्लियर है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय द डिग्री ऑफ कंप्लीशन, माइनस क्या करके चलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज हुआ है अर्लियर ईयर के अंदर, तो करंट ईयर का रेवेन्यू आ जाएगा जितना रिकॉग्नाइज करना है, उसमें से करंट ईयर की कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। यस सर।
अच्छा चलिए बेटा, अगला पॉइंट जो आपको बड़ा ध्यान रख के चलना है, दैट इज द प्रोविजन फॉर द फोर्सिएबल लॉसेस। कहेंगे जो भी आपकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रहती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर के ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन बच जाता होता है। कह रहे हैं जो भी आपकी देखिए बेटा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रहती है, जो ऑलरेडी इनकर्ड है, प्लस जो हमें फ्यूचर में लग रहा है जी कॉस्ट इनकर होने वाली है, ठीक है, आपने क्या करना है, दोनों का टोटल करके चलना, ठीक है जी। उसमें से माइनस कर दिए जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, क्योंकि लॉस तो तभी है ना अगर कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। माइनस करिए कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, आपका क्या आ जाएगा, टोटल प्रोविजन आ जाएगी बेटा किस चीज के लिए, कॉन्ट्रैक्ट, टोटल प्रोविजन आ जाएगी फॉर फोर्सिएबल लॉस। माइनस कर दीजिए जो लॉस ऑलरेडी आप रिकॉर्ड कर चुके हो। क्या बोला मैंने, माइनस कर दीजिए वो लॉस जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो आपके लिए आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोविजन, जो आप क्रिएट करके चलेंगे करंट ईयर के अंदर। चलिए अगला आता है बेटा, कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, कॉस्ट इनकर्ड आपको देनी रखी होगी, तो बेटा इस वाले केस के अंदर आपका एजम्पशन जो आईसीआई लेकर चलता है वो क्या लेकर चलता है, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड। आपको क्या वर्क सर्टिफाइड देगा, वर्क अनसर्टिफाइड देगा, बेटा दोनों को ऐड कर दीजिएगा, वो आपकी कॉस्ट इनकर्ड रहेगा। अगला आ जाता है वेरिएशन। और ये वेरिएशन का पॉइंट क्या है समझेंगे। बेटा वेरिएशन जो हो जाता है ना, बेसिकली दैट इज समथिंग विच इज कॉज्ड बाय द कस्टमर, कि हम कह रहे हैं या तो काम बढ़ गया या काम कम हो गया, यानी स्कोप ऑफ वर्क के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। तो वो वेरिएशन जो होती है हम कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के अंदर इंक्लूड करके चलेंगे, कब, जब एक तो प्रोबेबल है कि ये जो वेरिएशन है वो कस्टमर ने अप्रूव करेगा, दूसरा जो भी अमाउंट है रेवेन्यू का उसको आप मेजर कर सकते हो रिलायबली, ठीक है। कहेंगे जो, अब अगला क्या है, क्लेम। नो क्लेम क्या होता है समझेंगे। कहेंगे क्लेम इज समथिंग विच इज एन अमाउंट जो एक कॉन्ट्रैक्टर सीख करता है कि हम कस्टमर से कलेक्ट करेंगे या किसी और पार्टी से कलेक्ट करेंगे एज रिम्बर्समेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अंदर कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, जो कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अंदर। अब ये किस वजह से हो सकता है, मान लेते हैं बेटा कस्टमर के पार्ट पे कुछ डिले हुआ, मान लेते हैं उन्होंने डिजाइन कुछ गलत बना के दे दिया, या फिर कुछ स्पेसिफिकेशन गलत कर दी, या डिस्प्यूटेड वेरिएशन, ठीक है। चलो अब यहां पर बेटा मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, डेफिनेटली दिस इज समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, बट ऐसा हो जा, बेटा हुआ क्या, मैंने आपके बैच में एक बुक दी है सारथी के नाम से, राइट, एक और बुक है सारथी टू, जो आपके बैच को मैंने दी नहीं है, बट डेफिनेटली मैंने आप सबके लिए प्रिंट करा के रखी हुई है, कि बिकॉज मुझे पता है कि वो बुक जो है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगी। सो मैंने आप लोगों को बुक बोला भी है कि आफ्टर एग्जामिनेशन आप बच्चे मेरे पास एक बार आएंगे जरूर मिलने के लिए, ठीक है। जिन बच्चों ने ग्रुप टू करना है उनकी एक सेपरेट पॉइंट है, बट आप जैसे मेरे पास आएंगे तो मैं आप सभी को बुक दे दूंगा। अब बेटा मैंने ये बुक का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सर ये वाली जब मैंने बुक प्रिंट कराई ना साथी टू, बेटा एक छोटी सी गड़बड़, बुक प्रिंटिंग में अगर होता क्या है कि हमारा सीडीएफ फाइल चाहिए होती है फॉर द बुक कवर, तो सीडीआर फाइल जो बनी ना वो करप्टेड थी बाय चांस, मैंने भेज दी करप्टेड फाइल आगे, मैंने, क्योंकि सीडीआर ना नॉर्मल फॉर्म में ओपन नहीं होती, वो एप्लीकेशन भी ओपन होगी, ठीक है। तो मैंने क्या कर दी, सीडीआर फाइल भेज दी, जहां से प्रिंटिंग कराई उन्होंने भी क्या करा, ध्यान दिया नहीं, उन्होंने जस्ट प्रिंट की कमांड दे दी सीधा। सो व्हाट हैपेंड कि जितने भी हमारे बुक कवर बनकर आए ना वो देवर ब्लर्ड, जहां जहां पर हमारा लोगो था वो सारे ब्लर्ड था, ठीक है। सो देयर वाज सम एरर। तो वहां पर क्या हुआ कि मेरी बुक प्रिंटिंग डिले हो गई। अब वो जो बुक प्रिंटिंग डिले हुई वो किस वजह से डिले हो गई, कहीं ना कहीं मेरे एंड पे गलत फाइल चली गई। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि मेरे को बेटा जो बुक की प्रिंटिंग की कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज्यादा पड़ी। आई हैड टू पे एक्स्ट्रा से 3000 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़े, क्योंकि हुआ क्या, जितनी बुक्स प्रिंट हुई थी उन सबकी फिर बाइंडिंग जो है वो दोबारा चेंज हुई, सो आई नीड टू पे एक्स्ट्रा। बेटा समझो बस, अगर ये चीज समझ में आ रही है तो बिल्कुल यहां भी आप समझेंगे कि क्लेम वही है। क्लेम क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको कलेक्ट करके चल रहा है कस्टमर से, कि भाई क्योंकि डिले हो गया कस्टमर के पार्ट के ऊपर, ठीक है। देन आपका आ जाता है इट शुड बी इंक्लूडेड इन रेवेन्यू। अब ये जो है रेवेन्यू के अंदर कब इंक्लूड करके चलेंगे, अगर नेगोशिएशन जो है रीच एडवांस स्टेज, तो ये प्रोबेबल है कि हाँ जी क्लेम जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, कि कस्टमर जो है वो क्लेम एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैं कह दूं कि ठीक है जी मैं क्लेम के पैसे नहीं देता, तो बेटा तब थोड़ा ना रेवेन्यू के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, नेगोशिएट कर लिया, तभी वो उसके अंदर इंक्लूड होने वाला है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या आ जाएगा कि अमाउंट को अगेन मेजर कर सकते हैं रिलायबली, कि वो मेजर कर सकते हैं रिलायबली। अच्छा अब इंसेंटिव क्या होता है, बेटा देखो अगर अच्छा काम करेंगे इंसेंटिव मिलता है, बस ऐसा ही है। इंसेंटिव क्या है, एडिशनल अमाउंट है विच इज पेबल टू द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अगर एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट हो गया, मतलब हमने बोला कि अगर भाई काम ना कि अगर तुम काम जो है बेटा 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर देते हो, हमने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि भाई देख अगर 2 महीने में काम कंप्लीट कर देता है तो मैं 1 लाख में एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये कब रिकॉग्नाइज करके चलेंगे रेवेन्यू के अंदर, हम कह रहे हैं कि अगर इतना एडवांस है, कॉन्ट्रैक्ट इज सफिशिएंटली एडवांस, की स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस जो स्टैंडर्ड है वो मीट होने वाला है,
या अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है आप उसको क्या कर सकते हो, रिलायबली क्या कर सकते हो बच्चे, मेजर करके चल सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कैसे करके चलेंगे, इन प्रोपोर्शन जितना काम कंप्लीट हुआ है। कह रहे हैं जहां पर वर्क कंप्लीटेड अगर आप रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, तो वहां पर जो आपका रेवेन्यू है उसको आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे, इज रिकॉग्नाइज टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड। जितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई है बेटा बस उसी एक्सटेंट तक आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज वहां पर कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं करोगे। अच्छा, उसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है बेटा कुछ एक स्टैंडर्ड की। वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है समझेंगे अब। ठीक है, इस स्टैंडर्ड की बेटा कुछ एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, कहेंगे एक एंटरप्राइज डिस्क्लोज करके चलेगा जितना अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, रेवेन्यू जो हम रिकॉग्नाइज करके चलते हैं एज रेवेन्यू इन द पीरियड। देन जो मेथड आपने यूज करा है रिकॉग्निशन रेवेन्यू के लिए, जो मेथड आपने यूज करा है डिटरमिन करने के लिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन प्रोग्रेस एट द रिपोर्टिंग डेट यानी बैलेंस शीट डेट, तो एंटिटी डिस्क्लोज करके चलेगा कि भाई टोटल अमाउंट ऑफ कॉस्ट कितना इनकर्ड है, रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है, ठीक है, लेस रिकॉग्नाइज लॉसेस अप टू बैलेंस शीट डेट, कितना अमाउंट ऑफ एडवांस जो है वो रिसीव हुआ है, अमाउंट ऑफ रिटेंशन मनी कितना है विद कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बेटा एक बार दोबारा से देख लो, क्योंकि कई बार ना पेपर में से यही क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको डिस्क्लोज करके चलना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। तो वहां पर आपको अगर ये पता ही नहीं होगा क्या क्या डिस्क्लोजर देना होता है तो वो क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एक बार बेशक दोबारा देख लीजिए। क्या बोला मैंने, एक एंटरप्राइज डिस्क्लोज करके चलेगा जो भी कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज करा है उस पीरियड में। आपने कौन सा मेथड यूज करा है रेवेन्यू को रिकॉग्निशन करने के लिए, कौन सा मेथड आपने यूज करा है डिटरमिन करने के लिए कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहेंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन प्रोग्रेस है रिपोर्टिंग डेट के ऊपर, तो आपको डिस्क्लोज करना है कि कितनी कॉस्ट इनकर हो चुकी हुई है और रिकॉग्नाइज प्रॉफिट कितना है। ठीक है, लेस रिकॉग्नाइज लॉसेस जो है बैलेंस शीट डेट तक, कितना एडवांस है जो आपको मिल चुका हुआ है, रिटेंशन मनी कितनी है कॉन्ट्रैक्ट के साथ। कहेंगे एंटिटी को क्या करना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए जो भी ग्रॉस अमाउंट ड्यू है कस्टमर से, यानी कस्टमर से जितना अमाउंट ड्यू है आपको वो डिस्क्लोज करना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट वर्क से वो आपको एसेट का दिखाना चाहिए। जो ग्रॉस अमाउंट कस्टमर को देना है फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क उसको आप लाइबिलिटी की तरह दिखा के जाना चाहिए। अब ये कैसे निकलता है बेटा, जो कॉस्ट इनकर करी उसके अंदर ऐड करेंगे रिकॉग्नाइज प्रॉफिट, जितना हमने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करा उसको आप ऐड कीजिए। ठीक है जी, फिर अगर कोई रिकॉग्नाइज लॉसेज है बेटा उसको माइनस कीजिए। ठीक है जी, देन प्रोग्रेस बिलिंग। प्रोग्रेस बिलिंग बेसिकली क्या है, जो आपको अमाउंट मिला है प्लस जो अमाउंट बिल कर दिया है लेकिन मिला नहीं, वो हम क्या करके चलेंगे, लेस करके चलेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेसिकली अमाउंट। बेसिकली यहां पर देख के चलो तो कॉस्ट इनकर्ड क्या हो गया, जितना मैंने खर्चा करा। अब मैं कह रहा हूं मेरा इतना उसके ऊपर प्रॉफिट है, मैंने प्रॉफिट ऐड करा, लेकिन अगर लॉस हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज करना होता है तो लॉस को माइनस किया, माइनस कर दूंगा प्रोग्रेस बिलिंग। प्रोग्रेस बिलिंग क्या हो गया, बेसिकली प्रोग्रेस बिलिंग इज अमाउंट जो मेरे को मिल चुका हुआ है। ठीक है, या फिर वो अमाउंट जो मैंने बिल कर दिया है, एक तो जो अमाउंट बिल किया हुआ है प्लस जो अमाउंट मैंने बिल कर दिया है लेकिन अभी मिला नहीं है उसको माइनस कर दो। तो दैट इज द अमाउंट जो बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, जो मेरे को कस्टमर से लेना है या जो मेरे को कस्टमर को देना है। कहेंगे अगर अमाउंट पॉजिटिव है तो दिस इज द अमाउंट विच इज ग्रॉस विच इज ड्यू फ्रॉम कस्टमर, और अगर अमाउंट नेगेटिव है तो ड्यू टू कस्टमर है। देन अगर रिटेंशन निकालना है या एडवांस निकालना है तो उसका निकालने का तरीका क्या है, प्रोग्रेस बिलिंग जो अब तक हो गई और कितनी पेमेंट है जो मुझे अब तक मिल गई है, डिफरेंस ले लीजिए, वो आपका रिटेंशन या एडवांस आ जाता है। ठीक है, सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के बेटा मैंने क्या करनी है आपके साथ, पूरा का पूरा मोरलेस ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपके साथ समवेयर डिस्कस करके चल दी है। अब मुझे इसके ना क्वेश्चन डिस्कस करके चलने हैं। सो फॉर दैट क्वेश्चन पार्ट मैं आपके साथ ना आईसीए के क्वेश्चंस की जगह जो आईसीए के स्टडी मैट के क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन बेटा यू विल टेक केयर एट योर पार्ट। ठीक है, जो आईसीए के स्टडी मैट के क्वेश्चन है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आईसीए के स्टडी मैट के क्वेश्चन बेटा एक एक क्वेश्चन बेटा प्लीज स्टैंडर्ड का प्लीज खुद से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको क्या नहीं करवाऊंगा सर, बिल्कुल करवाऊंगा, लेकिन मैं आपके साथ जो है ना थोड़े से एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करके चलूंगा। ठीक है, और देर माइट भी सर्टेन क्वेश्चन जो हो सकता है मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपकी बुक के अंदर ऑलरेडी है। बिकॉज बेटा व्हाट हैज हैपेंड, जब हमारा सिलेबस चेंज हुआ है ना, आपके इंस्टीट्यूट ने जो चीज करी है, दे हैव एडेड ऑन द सर्टेन क्वेश्चंस इन योर स्टडी मटेरियल। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल के अंदर ऐड हुए हैं, और वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आरटीपी पास्ट पेपर वाले हैं। सो देयर माइट बी सर्टेन क्वेश्चन जो आप देखोगे कॉमन है, वैल्यूज का फर्क है, या सिमिलर से क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिल सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चन मेरी फाइल के अंदर भी आपको रिपीटेड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा अब हम ये जो है क्वेश्चन फटाफट से डिस्कस करके चलते हैं। ठीक है, इट इज 6:15 राइट नाउ। तो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, इट विल टेक मी अराउंड 30 मिनट्स टू डिस्कस द क्वेश्चन। शुरू करते हैं।
चलिए, आरटीपी बेटा नवंबर 2023। आप मुझे ना पूरी पार्टीशन चाहिए इसके अंदर, जो भी लाइव लगा रहे हैं पूरा पार्टिसिपेट कीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ आपका AS7 जो है खत्म है, ऑलमोस्ट AS7 हमारा खत्म है। इसी कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है चलिए शुरू करते हैं। रीडेबल। एपी लिमिटेड जो है वो एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, उसने कंस्ट्रक्शन लिया है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की। उसने सेपरेट प्रपोजल सबमिट करा है 3 यूनिट के लिए ऑफ द कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। अ सिंगल एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू द टू पार्टीज। एग्रीमेंट सिंगल है, ठीक है। कह रहे हैं एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जो 3 यूनिट हैं वो 50 लाख, 60 लाख और 75 लाख के रहेंगे रिस्पेक्टिवली। एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है डाउन द कंप्लीशन ऑफ टाइम फॉर ईच यूनिट। उसके अंदर कंप्लीशन टाइम भी लिखा हुआ है हर एक यूनिट का। कमेंट करना है AS7 के अकॉर्डिंग कि इसको आप सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानोगे या 3 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानोगे। अच्छा मुझे बताओ, क्या मानेंगे इसको, 3 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट या सिंगल कॉन्ट्रैक्ट? सर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे, सेपरेट क्योंकि सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कारण प्रपोजल, ईच एसेट के सेपरेट प्रपोजल है। सेपरेट प्रपोजल आइडेंटिफाइबल हो सकते हैं, और हर हर एक एसेट कॉस्ट जो भी। है वो सेपरेट नेगोशिएशन है। एक्सेप्ट या यस सर। रिजेक्ट कर सकते हैं और कॉस्ट और रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज और कर सकते कॉस्ट हो। भी बेसिकली वो वेरीफाई। आपसे ये 3 कंडीशन एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि आपको आपके यहाँ लिखनी नहीं आती, पढ़ के देख लीजिए आंसर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अकॉर्डिंग आएंगे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट कवर करता है नंबर ऑफ एसेट्स। तो जो कंस्ट्रक्शन है हर एक एसेट की उसको सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मान के चलोगे। ठीक है, कब मान के चलेंगे, अगर सेपरेट प्रपोजल जो है वो सबमिट करा गया है ईच एसेट के लिए, हर एक एसेट सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन है। कॉन्ट्रैक्टर एंड कस्टमर जो है वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और कॉस्ट एंड रेवेन्यू जो है हर एक एसेट की आइडेंटिफाई करी जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन भी ध्यान देंगे। On 1st of December 2022, GR Construction Company Limited undertook a contract to construct a building of 45 लाख। ठीक है जी, दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है 45 लाख रुपए का। 31 मार्च तेईस को में पता लगा कि 32.5 लाख रुपए जो है ऑलरेडी स्पेंड हो चुके हैं, पर एडिशनल जो है 15.10 लाख जो है स्पेंड होने वाले हैं। सर 32.5 लाख और 15.10 का अगर मैं टोटल करता हूँ तो 47.10 हो जाता है, ठीक है राइट। क्या कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू से ज्यादा एक्सीड कर रही है? क्या कॉस्ट जो है रेवेन्यू से ज्यादा एक्सीड कर रही है सर? अगर कॉस्ट रेवेन्यू से ज्यादा एक्सीड करके चल रही है, वो कहता है सिक्स। कितना रेवेन्यू जो है आप चार्ज करके चलेंगे, और क्या कोई प्रोविजन जो करी एज पर द प्रोविजन ऑफ AS7। बोलो क्या करेंगे यस। सर, जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 47.60 की आ रही है। अगर मैं 47.60। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन वाले मेथड से चलूं, देखो बेटा 32.50 की कॉस्ट में ऑलरेडी इनकर कर चुका हूँ। 47.60 का टोटल खर्चा होने वाला है, मल्टीप्लाई करके जरा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से निकालो सही, 32.5 डिवाइड बाय 47.60% निकालूंगा तो 68.28% आ रहा है। ठीक है, 2.8%। कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो है 45 लाख रुपए, 45 लाख का मैं 68.28% निकालता हूँ 30.73 आ जाता है। ठीक है जी। तो यहां पर अगर यस सर। देखा जाए जो रेकॉग्नाइज होना चाहिए वो तो 30.73 का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो है वो रेकॉग्नाइज होकर चलना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर आप देखो दूसरी चीज, आपका कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट जो है वो 47.60 है, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस ही हमारा कितना है 45 लाख रुपीज का है। 5 lakhs। तो ये जो 2.60 है ये क्या है, फोर्सिबल लॉस है। मुझे इसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करके चलना चाहिए एक्सपेंस की तरह। ठीक है, तो जहां पर प्रोबेबल है कि जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है वो एक्सीड करेगी रेवेन्यू, तो यू नीड टू रिकॉग्नाइज दैट एज एन एक्सपेंस इमीडिएटली। क्लियर है बच्चों? यस सर। आगे बढ़े। आरटीपी मई 2023 रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है लिख सेम देंगे। वैल्यूज 15.10, 32.50, 45, सेम क्वेश्चन। चल सकता हूँ आगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यस देखेंगे। सर। बी लिमिटेड अंडरटुक a construction contract for 50 crores. The cost of construction was initially estimated at 35 crore. The contract is to be completed in 3 years. While executing the contract, estimate हुआ कि cost of completion 53 crore होगी। कहने का कंपनी को एक्सपेक्टेड लॉस के लिए प्रोविजन बनानी चाहिए। चलिए बताएंगे जरा मुझे बेटा, क्या प्रोविजन यहाँ पर मुझे क्रिएट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सर बिल्कुल प्रोविजन क्रिएट करके चलनी पड़ेगी मुझे 3 करोड़ रुपए की, है ना। अब देखो बस इसके आंसर को लिखना कैसे है, कहेंगे जहां पर प्रोबेबल है कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से ज्यादा रहेगा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल एक्सीड द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, तो जो आपका एक्सपेक्टेड लॉस है उसको आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे एज एक्सपेंस इमीडिएटली। कहेंगे जो ये फोर्सिएबल लॉस है 3 करोड़ रुपए का, उसको आपने रिकॉग्नाइज करके चलना है एक्सपेंस की तरह फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, कहेंगे जो अमाउंट ऑफ लॉस है वो डिटरमिन करा जाएगा इरिस्पेक्टिव कि चाहे आपने काम कमेंस करा है या नहीं करा। स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी क्या है, कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है जो एक्सपेक्टेड है अराइज होगा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आरटीपी नवंबर। नवंबर किसका क्वेश्चन है बेटा? 22 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर उसने स्पेसिफिकली बोला है कि आपको अमाउंट ऑफ प्रोविजन निकालना है फोर्सिबल लॉस के लिए, कहेंगे जो आपको दिखाकर चलना है। कहेंगे चलो देखते हैं बेटा क्या है। 108 लाख रुपए का बेटा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। 31 मार्च 21 तक कंपनी को पता लगा कि 83.99 हम ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं।
कह रहे हैं 36.0 एक और स्पेंड होने वाला है, तो 84 प्लस 36 ये हो गया 120 120 लाख। 120 लाख रुपए का बेटा टोटल जो है वो खर्चा हो रहा है। अब द वन फोर्सिएबल लॉस लिमिट कितने इज का हो जाएगा बेटा? 20 yes, लाख रुपीस का 1 फोर्सिएबल, crore सॉरी 12 10 लाख रुपए lakhs. का फोर्सिएबल लॉस, 120 माइनस 108, वो आप रेकॉग्नाइज करके चलोगे। रिपीटेड क्वेश्चन है मोर और लेस। ठीक है, चलो बेटा आगे। कह रहे हैं इन केस ऑफ द फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, आरटीपी नवंबर 2021 थ्योरी क्वेश्चन। इन केस ऑफ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट द आउटकम ऑफ अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली ओनली व्हेन द सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। आपको कंडीशन बतानी है। अच्छा, कब कर सकते थे? अच्छा मुझे बताओ सर, चार कंडीशंस पड़ी थी कि Yes, sir. टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को आप मेजर कर सकते हो रिलायबली, Total प्रोबेबल है contractual कि फ्यूचर liability, इकोनॉमिक बेनिफिट full फ्लो होंगे, total कॉन्ट्रैक्ट price, की कॉस्ट और स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है कॉन्ट्रैक्ट की, वो आप मेजर कर measure सकते हो liability, रिलायबली, और कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्ट है, ठीक है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, identify the measure and तो ये prepare. तभी है, तभी आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज करके चलोगे, अदरवाइज नहीं। चलिए अगला क्या है। मिस्टर एक्स एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो एंटर करता है एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ लोकल म्युनिसिपल बॉडी फॉर बिल्डिंग अ फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर बनाने के लिए। कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के अकॉर्डिंग उसको 2 करोड़ और मिलेंगे अगर फ्लाईओवर वो 2 साल के अंदर कंप्लीट कर देता। मिस्टर एक्स जो है इस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना चाहता है, क्योंकि उसने पहले जो है वो सिमिलर टारगेट जो है रिसीव करेंगे। कहेंगे आपको बताना है कि क्या मिस्टर एक्स जो है वो करेक्ट है या नहीं है। चलिए आंसर देने की कोशिश करेंगे, बोलो बेटा क्या होगा। सेकंड पार्ट का मुझे आंसर दो जरा। सर अभी तो नहीं रिकॉग्नाइज करके चलेगा वो, क्योंकि वो पुराने जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। बट अगर वो क्या रिसीव कर सकता है बेसिकली वो, तो कर सकता है वो 2 करोड़ अगर उसको। चलिए देखते हैं आप सही बोल रहे हो नहीं बोल रहे मंदी। बेटा जो इंसेंटिव पेमेंट्स होती है वो कब पेमेंट करें, कब होती है? अगर स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सेंडर जो है मेट हो रहे हैं, एक्सीड हो रहे हैं, ठीक है तभी। और कब इंक्लूड करके चलते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के अंदर? दो चीजें, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सफिशिएंटली एडवांस है कि प्रोबेबल है कि हाँ जी यार ये तो मेट हो जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड जो है वो मेट हो जाएगा या एक्सीड हो जाएगा, नहीं बेटर परफॉर्म कर लेंगे, और अमाउंट जो है उसको रिलायबली मेजर कर सकते हैं। हम क्या कह रहे हैं, पहली कंडीशन ही ये थी कि आप तभी रिकॉग्नाइज करके चलोगे अगर कॉन्ट्रैक्ट सफिशिएंटली एडवांस्ड है कि स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मेट हो जाएगा। पहले इस तरीके के काम टाइमली कंप्लीट हुए हैं, दैट विल नॉट बिकम द बेस। जो काम अभी चल रहा है वो क्या लग रहा है उस पोजीशन पे है क्या 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, तभी आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे। तो यहाँ पर वो जो कह रहे हैं भाई रिकॉग्नाइज करो रेवेन्यू के अंदर, जी गलत कह रहे हैं, नहीं करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर बच्चों? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 इज रिपीटेड, वही म्यूनिसिपल वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड है बेटा, बस वैल्यू अलग होगी। एबीसी लिमिटेड कंस्ट्रक्शन को ट्रैक कर रही है, वो क्वेश्चन याद आ रहा है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है या 3 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है? बस ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट या 3 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, रिपीटेड है, कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आ दो, चलो कुछ तो अलग मिला मुझे। उदय कंस्ट्रक्शन अंडरटेक टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ यूपी। द कंस्ट्रक्शन commenced during the financial year 31 मार्च 19 and likely to be completed by next financial year। 12 करोड़ का प्राइस बेटा फिक्स हुआ है, ठीक है। कह रहे हैं अब तक की को जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है वो 4 करोड़ की हो गई है, फर्दर 6 करोड़ की कॉस्ट और लगने वाली है। एस्केलेशन कह रहे हैं 5% की है, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो भी 5% से इंक्रीज होगा, ठीक है। 5% से कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, 5% कह रहे हैं रेवेन्यू इंक्रीज होगा। कह रहे हैं आपको बताना है कि एक तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन, और आपको बताना है कितना अमाउंट ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिट है जो आप रिकॉग्नाइज आप करके चलेंगे। चलिए बेटा किस तरीके से करूंगा इस क्वेश्चन को। सर अगर मैं सबसे पहले देखूं तो मेरी अब तक की जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है दैट इज 4 करोड़, ठीक है बच्चे। अब तक जो बेटा मेरी कॉस्ट जो है वो इनकर्ड हुई है, वो कितने की हुई है? 4 करोड़ की हुई है। 4 करोड़। सर मेरे को और जो कॉस्ट लगने वाली है दैट इज गोइंग सिक्स टू बी करोड़ 6 करोड़। 6 करोड़ की कॉस्ट और लगने वाली है, तो टोटल 10 करोड़ का खर्चा बेटा होने वाला है। लेकिन सर एस्केलेशन है कॉस्ट के अंदर, तो मेरे को इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो 1.05 से मल्टीप्लाई कर दूं या इसके अंदर 5% में ऐड कर दूं, तो आई कैन सिंपली से 10.5 करोड़ की मेरी क्या आ जाती है बेटा, कॉस्ट आ जाती है ना। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 10.5 करोड़ की कॉस्ट, क्या ऐसा बोल दूं क्या? हम्म, फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट इतनी है, ध्यान देंगे क्या करना है। कॉस्ट अब तक 4 करोड़ की इनकर फर्दर हुई है, फर्दर कॉस्ट हम बोल रहे हैं 6 करोड़ है।
सर फिक्स्ड प्राइस 12 करोड़ है, कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को भी इंक्रीज करना है 5% से। मेरा अभी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है दैट इज 12 करोड़ रुपीज। तो जो एस्केलेशन का इफेक्ट है वो मैं किस में लेके चलूंगा, रेवेन्यू में लेके चलूंगा। तो इसको 1.05 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल से कि मेरा जो रेवेन्यू होना चाहिए दैट शुड बी 12.60 करोड़। ठीक है, अगर मैं कॉस्ट के एंगल से चलूं, 4 करोड़ की कॉस्ट इंकर कर चुका हूँ, 6 करोड़ खर्चा और होना है, टोटल 10 करोड़ का खर्चा मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा 40% स्टेज ऑफ कंप्लीशन आता है। ठीक है, यस। 40% मेरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन अगर आ रहा है तो अब यहां पर अगर देख के चलेंगे तो 12.60 का मैं कितना निकालूं, 40% में कैलकुलेट करूं। 12.60 का 40% कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आता है 5.04 4.04। करोड़ का रेवेन्यू। मैं अब तक कितना जो है वो रिकॉग्नाइज, मतलब 5.04 करोड़ जो है वो आपका क्या आ जाता है बेटा, दिस इज योर रेवेन्यू आ रेवेन्यू जाता है। ठीक है, अब प्रॉफिट अगर निकालना है तो प्रॉफिट कितना होगा, इतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना 5.04 चाहिए, 4 करोड़ माइनस का 2। खर्चा मैं कर चुका हूं तो 1.0। 1.04 करोड़ जो है वो आना चाहिए। ध्यान रखना ये जो एस्केलेशन का इंपैक्ट है उसको आप कहां पर लेकर चलोगे, इन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एस्केलेशन का आप इंपैक्ट लेकर चलोगे। ठीक है, डन है जी। ओके ओके। चलो सर, आरटीपी में 20 का क्वेश्चन, बेटा क्या आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नहीं आ गया आरटीपी में 20 वाला क्वेश्चन? तो स्टडी मेट का ही क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको कहा है कि मोर और लेस क्वेश्चन कहीं है जो रिपीट हो जाएंगे, तो स्टडी मेट के काफी क्वेश्चन है जो विद इन क्लास ही हमारे कवर हो जाएंगे। बेटा एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, फिक्स प्राइस कितने का है, 9,000 लाख रुपए का, ब्रिज को बनाने के लिए 3 साल के टाइम के अंदर। कहेंगे इनिशियल जो अमाउंट हमने रेवेन्यू का रिकॉग्नाइज करा है वो एग्री हुआ है, दैट इज 9,000 इन ईच। वेरिएशन है रेवेन्यू के अंदर 200 की। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो रिपोर्टिंग डेट पर इनकर हुआ दैट इज 2093। ईयर 2 में इतना हो गया और ईयर 3 में इतना। एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है वो 950 लाख रुपए का है और ये दिया हुआ है। कह रहे हैं, उसने अब आगे बोला है कि ये जो 6168 है इसके अंदर 100 लाख रुपए का मटेरियल ऐसा है जो हमने स्टोर करा है अगले साल यूज करने के लिए, और 8100 के अंदर 100 लाख रुपए का मटेरियल जो पिछले साल से आगे लेकर आएंगे वो एक्सक्लूडेड है। कहेंगे जो वेरिएशन है कॉस्ट और रेवेन्यू के अंदर वो सेकंड ईयर में अप्रूव हो कर दी थी कस्टमर ने। आपको क्या करके बताना है, ईयर वाइज आपको यू नीड टू कैलकुलेट। ठीक है, कि रेवेन्यू कितना होगा, एक्सपेंस कितना होगा, कॉस्ट ऑफ कंप्लीट कितनी होगी और प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज करके चलना है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के अंदर। चलिए बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मैं ईयर 1 की अगर मैं बात करके चलूं बेटा, मुझे बताओ ईयर 1 के अंदर क्या होगा। सर ईयर 1 के अंदर सबसे तो सर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन वाले मेथड को फॉलो करो, पहले हम परसेंटेज निकाल के खाओ। चलो सर पहले टू परसेंटेज जीरो निकाल नाइन लेते हैं। थ्री सबसे पहले परसेंटेज टू ऑफ जीरो नाइन कंप्लीशन थ्री हम निकाल के चल लेते हैं। सर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ईयर 1 की, तो सर ईयर 1 में जो कॉस्ट मैंने अब तक इनकर कर दी, ठीक है, दैट इज टू जीरो टू नाइन थ्री जीरो नाइन नाइन थ्री थ्री जो कॉस्ट मैंने अब तक इनकर कर दी है दैट इज 2093। ये मेरी कॉस्ट है जो मैंने अब तक इनकर कर दी है। ठीक है, फर्दर चलो एस्टिमेट। अब मुझे इसके अंदर क्या करके चलना है। अब रेवेन्यू जो है मेरा है कितना सर, सर रेवेन्यू जो है मेरा है, देखो यहां पर है बेटा, देखो 9,000 रुपए का रेवेन्यू गिवन है और कह रहे हैं पूरे कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट है वो 950 गिवन है। 950। अगर मैं 9,000 में से 950 माइनस कर दूं, क्या मेरे पास कहीं ना कहीं वो आ रही है कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी कॉन्ट्रैक्ट की। समझ आया क्या किया मैंने। सर 9,000 इज द इनिशियल अमाउंट, ठीक है, एंड 950 जो है दैट इज द प्रॉफिट। 9,000 इज द इनिशियल अमाउंट एंड 950 इज द प्रॉफिट। तो हमारा इसको अगर मैं डिफरेंस ले लूं, इट मीन 8,050 का क्या होने वाला है, खर्चा होने वाला है। ठीक है, 8,050 का क्या होने वाला है, खर्चा होने वाला है। ठीक है जी, जी। राइट, आठ यस हजार सर। पचास का बच्चे खर्चा होने वाला है। अब 8,050 का अगर टोटल खर्चा होने वाला है, क्या मेरे को परसेंटेज निकाल के दे सकते हो सर, 2093 डिवाइड बाई 8050 परसेंटेज निकालो। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना, 26% आ रहा है। समझ आया क्या किया मैंने। हाँ जी सर। चलो यस। ईयर 2 की बात करके चलते हैं। सर ईयर 2 की अगर मैं बात करके चलूं तो सर मेरे पास जो है ईयर 2 के अंदर 9,000 का तो सर देखो इनिशियल था। सर रेवेन्यू के अंदर इंक्रीज हो रहा है 9,200 का। ओके जी, अब मेरे को गिवन है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है कॉन्ट्रैक्ट का है 9,000 रुपीज, और कह रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अब तक इनकर हुई है दैट इज 6168। लेकिन इस 6168 के अंदर 100 का खर्चा ऐसा है जो अगले साल के लिए है। तो बेटा क्या ये 100 मुझे इंक्लूड करना चाहिए, क्वेश्चन सिर्फ इतना है। आंसर इज नो। सर मुझे इतना पता लग गया, देखो सर मेरा अब जो रेवेन्यू है दैट इज 9,200 और मेरे को वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट कितने का होगा, 1,000 का।
तो यानी टोटल खर्चा मेरा 650 कितना, कॉस्ट। 8200। टोटल खर्चा मेरा कितना, 8200। यस जी अब सर। ये जो 6168 का खर्चा मैं अब तक करके बैठा हूं, इस 6168 के अंदर 100 तो ऐसा है जो बेटा मेरा अगले साल के लिए है। फ्यूचर तो एक्टिविटी के मैं लिए। इसको सिर्फ 6068 लेके चलूंगा, परसेंटेज निकालू, 6068 डिवाइड बाई 8200 मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा बेटा कितना परसेंट आ जाता है मेरे पास, 74% आ जाता है। यस सर, ठीक है, 74। अब 74% आ रहा है, 6068 डिवाइड बाई 8200 आ रहा है ना। यस यस। सर। ईयर 3 की चलो बात करके चले। सर ईयर 3 के अंदर 9200 का देखो सर रेवेन्यू हो गया। सर 1000 का क्या हो गया आपका, ये हो गया। तो सर टोटल खर्चा कितने का हो गया, 8200 का टोटल खर्चा हो गया। ठीक है। अब जहां पर 8100 का ये जो खर्चा है, इसके अंदर 100 इंक्लूडेड नहीं है, तो वो 100 ऐड होना चाहिए, तो अपने आप ऑटोमेटिकली 100% आ गया। यस तो सर। परसेंटेज ऑफ कंडीशन की बात करके जो सर 26%, 74% और 100% हो गया ईयर 1 to 3 का। चलो सर, अब मुझे क्या चाहिए सर, अगर रेवेन्यू की मैं बात करके चलूं, तो पहले साल मुझे तो रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करके चलूंगा। चलो ईयर 1 की बात करके चलता हूँ। ईयर 1 की सर बात करके चलूं, नौ कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा सर। 9000 सर का 26%। 9000 का 26% करूंगा ईयर 1 के अंदर। और ईयर 1 में हमने कहा था कि खर्चा कितना, 8050, इसका मैं क्या करके चलूंगा, 26% निकालूंगा। जो बेटा इन दोनों का डिफरेंस आएगा, दैट इज योर प्रॉफिट। प्रॉफिट, प्रॉफिट जो ऑन आप लॉस। रिकॉग्नाइज करके चलोगे। ठीक है। अब मैं ईयर 2 की अगर मैं बात करके चलूं, सर ईयर 2 के अंदर रेवेन्यू कितना है, 9200 का 1 74%। 74%। लेकिन उसमें से ये जो है ऑलरेडी ये रिकॉग्नाइज करा हुआ है, तो इतना लेस कर। माइनस होगा, तो इतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करके चलूंगा। खर्चे की बात करके चलूं, तो खर्चा कितना, 8200 का 74%। लेकिन जितना रिकॉग्नाइज कर लिया बेटा वो माइनस करेंगे, तो दिस विल बी योर एक्सपेंस। तो बाकी आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली ईयर 3 के अंदर क्या होगा, 9200 का 100%, यानी 9200 विल बी द रेवेन्यू, जितना 2 सालों के अंदर अर्लियर रिकॉग्नाइज करा होगा वो रिकॉग्नाइज कर माइनस लिया। करोगे। और कॉस्ट कितनी, 8200 में से जितनी 2 साल में रिकॉग्नाइज करी है वो माइनस करोगे, जरा एक बार देख लो। सर 9000 का 26%, 2340 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, एक्सपेंस कितना, 2093, 8050 का 26%। प्रॉफिट तुम कह रहे हो 247। ईयर 2 के अंदर क्या होगा, 9200 का 74%, एक्सपेंस कितना, 8200 का 74%। तो बाकी आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन पिछले साल जो रिकॉग्नाइज कर लिया तो वो माइनस करेंगे। तो आपके पास बेटा इतना है जो आप करंट ईयर के अंदर रिकॉग्नाइज करके चलोगे। ठीक है। सिमिलरली ईयर 3 के अंदर जितना हमने पिछले साल तक रिकॉग्नाइज कर लिया था, वो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। तो अल्टीमेटली इतना है जो आप इस ईयर के अंदर रिकॉग्नाइज करके चलोगे, क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है। बढ़ू आगे। आरटीपी नवंबर 19 का क्वेश्चन रिपीटेड है बेटा, वैल्यूज ही रिपीटेड है, एक बार जाके चेक कर लो। 120 लाख और 12 लाख वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वही सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है या वो है, बस इसके अंदर थोड़ा सा केस स्टडी थोड़ी सी अलग करी हुई है। चलो पढ़ के देख लो एक बार, क्या है। GTI Limited negotiates with the Bharat Oil Corporation for construction of the retail petrol and diesel outlet stations. Based on the proposal submitted to different regional offices, the final approval for the each outlet in region X, region Y, and region Z is awarded to GTI. A single agreement is been to entered into between two. सिंगल एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट के अंदर तीनों की वैल्यूज गिवन है और टाइमलाइन गिवन है तीनों की वैल्यूज की। तो क्या ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है सर, 3 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। राइट, डन है। अगला क्वेश्चन रिपीटेड है। यस सर। अगला क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। चलो, मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। मई 2023 में बेटा पास पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, और पूछ देखो सही, 5 नंबर में कितना कुछ पूछ के बैठा हुआ हमसे। सर टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड गिवन है, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट गिवन है मुझे, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड गिवन है, प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव्ड गिवन। ठीक है। अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ AS7 यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कि प्रॉफिट और लॉस कितना होगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है। अगला सवाल उसने पूछा है कि कितना कॉन्ट्रैक्ट इन वर्क इन प्रोग्रेस होगा एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। रेवेन्यू कितना आप रिकॉग्नाइज करके चलेंगे आउट ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। एंड लास्ट क्वेश्चन इज कितना अमाउंट है जो कि ड्यू फ्रॉम कस्टमर होगा एट द ईयर एंड। ठीक है। तो बेटा ये 4 चीजें हैं जो आपसे पूछी गई हैं। चलिए बेटा कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले वो मेरे से पूछ रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना रिकॉग्नाइज करके चलेंगे। सर मुझे पता है प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉग्नाइज करने का एक ही तरीका होता है, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कीजिए। कॉन्ट्रैक्टर वेन्यू लेकिन माइनस सर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कॉस्ट। अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरा टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 24,000। और सर मेरे को वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड गिवन है।
तो यानी ये इतना खर्चा कॉस्ट है जो कहीं ना कहीं इनकम, अब तक हो चुका हुआ है ना। कॉस्ट इनकम। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जहां पर नहीं दिया होता कितना कॉस्ट इनकर हो गया वहां पे वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड। 15,000 का खर्चा बेटा ऑलरेडी यस होके सर। बैठा है। 17,500 तुम कह रहे हो और होने वाला है। तो तुमने कह रहे हो 32,500 का खर्चा हो रहा है। अरे भाई, कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू से, एक्सीड फोर्सिएबल होगा। लॉस। फोर्सिएबल लॉस हैज टू बी रिकॉग्नाइज, तो 8500 का फोर्सिएबल लॉस जो है रिकॉग्नाइज होके चलेगा, पहला पार्ट खत्म। अगला पार्ट आता है कितना कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस होगा एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो कितना होगा। सर देखो, 12,500 का काम करके बैठे हो, 2500 जो है वो नॉट सर्टिफाइड है। बेटा बस इन दोनों का आप टोटल कर लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस बेसिकली होता क्या है समझ लीजिए। दिस इज कॉस्ट इनकर्ड टू डेट। कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, कॉस्ट इनकर्ड टू डेट होता है बेटा। ठीक है। कॉस्ट तो इनकम दोनों का होगा। बेटा टोटल कर दीजिएगा, 12,500 प्लस 2500 वो आपका आ जाएगा। चलो आगे बेटा। अगला बोल रहे हैं रेवेन्यू कितना यस रिकॉग्नाइज सर। होगा टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से। चलिए रेवेन्यू की बात करके चलें। तो सर यहाँ पर ना मुझे एक काम कर लेना चाहिए। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगा के देखूँ सही। सर देखो, 15,000 की कॉस्ट जो है मैं ऑलरेडी इंकर कर चुका हूँ। टोटल कॉस्ट होने वाली है 32,500 की। तो 500। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड अगर मैं लगा के चलूँ तो 15,000 डिवाइड बाय 32,500 परसेंटेज करता हूँ तो तो 6.15। 46.15% जो है मेरा इतना काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। सर 46.15% अगर मेरा काम कंप्लीट हो चुका हुआ है, मेरा रेवेन्यू जो है दैट इज 24,000 करोड़ ओनली। 24 का 46.15 करोड़ वन निकाल दो मैं, तो बेटा मेरे पास कितना आ जाता है, 11,076.92। 076। ठीक है, इतना आ जाता है। कितना ही है क्या आंसर। सर 0.96 6 ले लो। राउंडिंग, हाँ राउंडिंग ऑफ का अप्रोक्स डिफरेंस है बच्चे। राउंडिंग ऑफ। हे भगवान, देखना अब इस यस। पॉइंट पे भी ना 0.04 के पीछे मेरी गलती के पीछे पड़ रहे हो तुम लोग हैं। नमूनो। नहीं सर, राउंडिंग ऑफ ही बोला। अमाउंट ड्यू फ्रॉम एंड टू द कस्टमर एट द एंड। अच्छा, अमाउंट ड्यू और फ्रॉम टू द कस्टमर कैसे निकालते थे, चलो याद करो। सर हम क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लेते थे, उसके अंदर ऐड करके चलोगे, अगर कोई रेकोगनाइज प्रॉफिट है वो ऐड होगा, रेकोगनाइज अगर कोई लॉस है वो लेस करके चलेंगे, है ना। प्रोग्रेस पेमेंट जो है वो क्या जो होगी, रिसीव हो गई है, जो रिसीव्ड हो गई है वो भी लेस होगी, और टू टू बी बी रिसीव्ड वाली रिसीव। भी लेस होगी, ये लेस होने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी की, 15,000 की कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आप करके बैठे हो। 15 रिसीव। प्रॉफिट कुछ है नहीं, 8500 जीरो। का लॉस है वो माइनस हो जाएगा लॉस। तुम्हारा। ठीक है, प्रोग्रेस इसमें से पेमेंट। माइनस क्या करके चलना है, प्रोग्रेस पेमेंट, और ये माइनस करके चलना। क्या कितने की पेमेंट बेटा हम करके बैठे हैं, 11,000 की पेमेंट रिसीव्ड हो गई है, और 3,000 की रिसीव्ड होनी है। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड एंड 3000 प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव। रिसीव्ड 14,000 माइनस करना है। बचेगा क्या, 7,500, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव अमाउंट आ रहा है ना, नेगेटिव अमाउंट आ रहा है, यानी इतना कस्टमर को देना है। पॉजिटिव आ रहा होता तो कस्टमर से इतना लेना होता। क्लियर है। चलो सर, एक बार अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा। मई 2022 पास पेपर के अंदर आया है। ठीक है, देखो बेटा, मई 2022 में आया, मई 2023 में आया, क्या पता मई 2024 के अंदर भी 5 नंबर फ्री के मिल रहे हो। ठीक है। ग्रेस लिमिटेड, अ फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है विद एन एस्केलेशन क्लॉज 35,000। अच्छा सर, एस्केलेशन क्लॉज है, ध्यान रखिएगा। वर्क सर्टिफाइड गिवन है, वर्क नॉट सर्टिफाइड गिवन है, लेकिन कह रहे हैं वर्क नॉट सर्टिफाइड के अंदर 26,25,000 रुपए मटेरियल के लिए है इशूड, आउट ऑफ विच कह रहे हैं एट द एंड 1,40,000 रुपए का मटेरियल अभी भी ऐसा है जो अनयूज्ड है, यानी वो अगले साल यूज हो रहा होगा, सीधी सी बात है। कह रहे हैं एस्टिमेटेड लेस कर फर्दर देंगे कॉस्ट इसको ऑफ फिर। कंप्लीशन जो है वो है कितने की, 17,325 की। इतना मिल गया, इतना मिलेगा। एस्केलेशन कॉस्ट के अंदर 8% से है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 8% से इंक्रीज होगा। चलो 8% ठीक है सर। इंक्रीज है। कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकाल के दिखाओ, कैलकुलेट करके बताओ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई एडिशनल प्रोविजन बनानी है वो बताओ। चलो सर, शुरू करूं सर। किस यस सर। तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। 2200। 28, 17। सर एस्केलेशन कॉस्ट के अंदर 8% से है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को 8% से इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है सर। सर मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है अभी है 35,000।
तो 35,000 का मैं क्या करूंगा, 1.08% अगर कर दूं, 1.08 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो क्या मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगा, आई वुड से। यस सर। इतना समझ में आया क्या किया मैंने, एस्केलेशन का इम्पैक्ट ले लिया रेवेन्यू पे। तो मेरा ये आना चाहिए 37,800। अब अगर मैं रेवेन्यू की बात करके चलूं, सर देखो 17,500 रुपए का खर्चा हम करके बैठे हैं इसको, ठीक है जी। और 3815 का खर्चा आप कह रहे हो और होगा, लेकिन इस 3815 के अंदर 140 ऐसा है जो मटेरियल आपने खरीदा है, अगले साल यूज होगा। तो मुझे 3815 लेना चाहिए, लेकिन उसमें से 140 माइनस भी करना चाहिए। तो 17,500 प्लस 3815 माइनस 140, तो ये मेरे पास आ जाता है 21,175 आ जाता है, ठीक है। ये तो वो है जो अब तक का कॉस्ट हुआ। सर एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी तो है सर, ये बेसिकली ना कुछ मतलब प्रिंटिंग के अंदर कुछ ऐसा हो गया बेटा, ये अमाउंट है, ठीक है, ध्यान रखना। और एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितने का है, 17,325 का तुम कह रहे हो खर्चा और होगा, ऐड करा 17,325, तो कितना आ जाता है सर, सर 21,175 प्लस सत्रह थ्री तीन सौ एट फाइव पच्चीस का ये हंड्रेड आ जाता है 38,500। अरे थ्री एट फाइव सर, हंड्रेड कॉस्ट इंक्लूड फोर्सिएबल लॉस, फॉरसीबल फोर्सिएबल लॉस। लॉस वाली सिचुएशन आ गई ये तो पहला सात तो सौ चलो उसने मेरे को क्या था, कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बोलो कितना रिकॉग्नाइज करके चलेंगे, तो चलो रेवेन्यू तो जो है, अब जरा हाँ कॉस्ट ऑफ जी कंप्लीशन की पहले तो बात करके चलें। सर देखो 21,175 जो है वो मेरी कॉस्ट अब तक इनकर हो चुकी हुई है, हम कह रहे हैं 38,500 का खर्चा होगा। तो 21,175 डिवाइड बाय 38,500 परसेंटेज निकालूंगा तो 55% आ जाता है। 37,800 मेरा रेवेन्यू है, इसका 55% जो है, दिस इज द रेवेन्यू दैट वी विल टू जीरो रिकॉग्नाइज, सेवन ठीक है। नाइन जीरो अब लॉस हम रिकॉग्नाइज करके चलेंगे, कितना लॉस रिकॉग्नाइज होगा, इन दोनों का डिफरेंस सात जो सौ है, दैट इज द लॉस जो आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे, है ना। नहीं सर, ये जो 21,175 है बच्चे, इसका और इसका 55% जो होगा, दैट इज द लॉस विच यू विल रिकॉग्नाइज इन दिस ईयर। जो हमारा एक्स्ट्रा लगने वाला है उतने की हम प्रोविजन क्रिएट करके चलेंगे, ध्यान रखना, गलती मत कर बैठना, कहीं गलती से ऐसा मत कर देना कि 38,500 और 37,800 का तुम डिफरेंस लेके बैठे हो, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, 55% कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हमने निकाली थी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 37,800 आया, थर्टी सेवन यस एट हंड्रेड का 55% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। टू जीरो लॉस सेवन नाइन कितना जीरो रिकॉग्नाइज करोगे सर, 37,800 का 55% जो है वो मेरा रेवेन्यू है। और जो कॉस्ट मैंने अब तक इनकर कर दी, 21,175 रुपए की कॉस्ट मैंने इनकर कर दी, तो मेरा इस साल जो है इतने का लॉस तो रिकॉग्नाइज कर डालो, ठीक है। अब तुम्हारी जब कॉस्ट दिख रही है कि ज्यादा इनकर होने वाली है और रेवेन्यू कम होने वाला है, तो जितना ये डिफरेंशियल अमाउंट है, यानी जितना ये डिफरेंशियल है 700 रुपए का, अब 700 में से 385 हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करके बैठ गए हैं इस साल, तो बाकी की क्या कर दी, प्रोविजन हमने क्रिएट कर दी, प्रोविजन। ठीक है बच्चा, ओके। डन है। चलो सर, जुलाई 2021 देखेंगे बेटा, जुलाई 2021। अब जुलाई 2021 के अंदर हमने एक आपका जुलाई 2021 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है सर। अब बेटा इसके बाद वाले जितने क्वेश्चन है ना, मैंने ना उसके आंसर्स दिए नहीं है, मतलब इसके साथ नहीं दिए, बट इसके आंसर्स मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस प्लीज करके चलना थोड़ा सा, इस ये स्टैंडर्ड के ऊपर बेटा, अपने अपने जितना देखो मैंने करवाया है वो तो है ही है, बट अपने पार्ट के ऊपर बेटा इस स्टैंडर्ड के ऊपर ना थोड़ा सा टाइम लगा लेना। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा टाइम, बट ठीक है, इतना को टाइम लगा लेना बस अपने पार्ट पे स्टैंडर्ड के ऊपर, कि जो बचे हुए क्वेश्चन है चलो फटाफट इस तरीके से मैंने रफली सॉल्व करे, रफली सॉल्व कर लिए, और प्रेजेंटेशन एक बार देखनी है, दैट यू शुड नो कि ठीक है यार क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किस तरीके से करके चलो। अच्छा ये जुलाई 21 वाला जो क्वेश्चन है, एक बार ऐसा करो जरा मुझे सॉल्व करके देना, कितना आएगा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना आएगा, क्या चीज है, फटाफट से जरा लगाओ दिमाग, और जरा मुझे सॉल्व करके दो जरा बेटा, ठीक है, फटाफट से जरा सॉल्व कीजिए इसको।
रफली सा सॉल्व कर लो, जैसे ही हो जाए बेटा प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ऑलरेडी आपका ये सेशन जो है लगभग 1.5 घंटे का बेटा हो चुका हुआ है। तो मैं कोई बहुत ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करना चाहता इस स्टैंडर्ड के ऊपर। आई विल बी जस्ट टेकिंग अप 2 more questions, रेदर 3 more questions, ठीक है। और बाकी मैं चाहूंगा बेटा आप लोग फिर अपने लेवल पे एक बार देखेंगे, ठीक है जी। तो मैं ओके तीन सर। क्वेश्चन जो है आपके साथ और ले लूंगा, एक तो यही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो 14 है जो मैं आपके साथ कवर कर लूंगा, एंड आई विल टेक अप 2 more questions। सर 46.36 है रेवेन्यू। एक मिनट, सब बेटा जो जो पूछूंगा मुझे ऑर्डर में आंसर देके चलेंगे। पहला उसने बोला था परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कितना परसेंटेज परसेंटेज ऑफ अभी कंप्लीशन था आपने? 54.55। 54.55, श्योर बेटा? हाँ जी सर। चलो बच्चों, आओ जरा ध्यान देंगे। बेटा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है? 85 लाख रुपीज का। 85। चेक कर लेते हैं, मुझे डाउट लग रहा है आंसर के ऊपर। ठीक है, मेरे हिसाब से कुछ और होना चाहिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। बेटा मटेरियल ओके यूज सर। जो है वो 21 लाख रुपए का है, जिसमें से 4 लाख रुपए का कह रहा है कि स्टील लाइन है, अनयूज्ड है। तो मटेरियल कितना लेकर चलूंगा? 21 - 4, 17। 17 लाख रुपए का 17। मटेरियल लेकर चलूंगा। लेबर के एक्सपेंसेस जो हैं एट साइड 16 लाख रुपए है, जिसमें से 16 लाख। 1 लाख रुपए है जो अनपेड है, आउट ऑफ विच 1 लाख इज अनपेड। मेरा खर्चा तो 16 लाख का ही है ना, पे नहीं करा दैट इज अ सेपरेट पॉइंट, लेकिन मेरा खर्चा तो 16 लाख का ही हुआ है ना बच्चों। ये सर तो करोड़ यहां बेसिस पे तो लेते पूरा हैं। 16 लाख ही लेकर चलूंगा। हाँ जी। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है 5 लाख रुपए की, क्या कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी? ओहो। एडवांस पे सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है फॉर वर्क एग्जीक्यूटेड 7 लाख रुपए का। तो ये जो सब कॉन्ट्रैक्ट की तो कॉस्ट है, चार हमने लाख कुछ काम सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, आ जाएगा। अच्छा, जो एडवांस दिया है सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्या मैं उसको कह दूंगा कि ये मेरी अब तक की कॉस्ट है? क्या ऐसा बोलना सही रहेगा? नहीं ना, ये तो एडवांस दिया है ना सब कॉन्ट्रैक्टर को, ये थोड़ा ना कॉस्ट के अंदर ऐड होएगा। ठीक है, तो हाँ। ये मेरी, मैं बोल सकता हूँ ये जो मेरे पास आएगा, दिस इज माई कॉस्ट इनकट टिल डेट। ये मेरी टिल डेट कॉस्ट इनकट हुई है। 17 + 16 कितना हो जाएगा? 33, 33 और 12 कितना हो गया? 45। 35 लाख रुपीज का और खर्चा होने वाला है, ऐड करा 35, 80 लैक्स। 45 / 80, परसेंटेज निकालना कितना आ रहा है? 56.25। 56.25 बच्चे। सर ये फिफ्थ पॉइंट में गड़बड़ हो गई ना, मैं सीधा 4 लाख ही बेटा लेके तभी चलता तो कि तभी तो ये लाइन नहीं क्वेश्चन कटी। पिक करे हैं, तभी तो ये क्वेश्चन पिक करके चल रहा हूँ, ये मुझे पता है ना कहाँ पर गड़बड़ होती है। मैंने तभी लाइन ही वो नहीं कटी क्वेश्चन अच्छी बच्चे तरह पिक। पूरी। ठीक है, सीधा ही सब कॉन्ट्रैक्ट देख के हाँ 4 लाख रुपए। ठीक है, ध्यान दे के चलना है बेटा, मैं वही कह रहा हूँ गड़बड़। बेटा देखो पेपर के अंदर पता है कई बार क्या होता है, मैं आता होता है हमसे क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं करते। अब हम्म। आप सोच के देखो, अगर आपने देखो यहाँ पर करने को बच्चे देखे एक सिली मिस्टेक करी, लेकिन ये हाँ जी हाँ सिली जी। मिस्टेक का पता है क्या इफेक्ट पड़ा? 5 नंबर चले गए, 5 नंबर चले यस गए। सर। क्यों? अगर ये गलत है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू भी तो गलत है ये, यस सर। यस। और कॉस्ट भी तो तुम गलत पे पहुंच गए। ठीक है, यस सर। अब क्या होगा? 85 लाख रुपीज का कितना मैं रिकॉग्नाइज करके चलूंगा? 56.25। 56.25% रिकॉग्नाइज कर लोगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी रिकॉग्नाइज करके चलोगे? सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हम फोर्टी रिकॉग्नाइज टू करके चलेंगे 45 लाख रुपीज की कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रिकॉग्नाइज करके चलेंगे, बस। उसने प्रॉफिट तो पूछा ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, चलो आगे। 17th क्वेश्चन। सेवनटींथ क्वेश्चन एक बार, चलो देख लीजिए, 17 भी देख लीजिए यार, मैनेजेबल है वैसे, चलो देख लो फिर भी। राजेंद्र अंडरटुक का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 20 लाख। बेटा देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करके चल रहा हूँ, प्लीज जो आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन होंगे बेटा एक बार देख लेना, ठीक है जी। प्लीज मेरी इतनी बात मान लेना, इस स्टैंडर्ड के बुक के क्वेश्चन एक बार देख लेना। ये ना हो कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाले देख लो बुक के क्वेश्चन, फिर आप लोग देख कर ना जाओ, बेटा ऐसा मत करना प्लीज। ठीक है, तो जो भी बच्चे बेटा ये सेशन लगा रहे हैं ना, चाहे बाद में रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, आई एम जस्ट कवरिंग द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैं ये वाले हैं। प्लीज बुक से आपने क्वेश्चन देखकर चलने हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करके चलूं,
बुक के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर उसने बताया कि डिस्क्लोजर आपको देकर चलने हैं एज पर AS7। हो सकता है आगे एक्स्ट्रा में भी हो वो वाला क्वेश्चन, कि आपको डिस्क्लोजर देना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, तो स्पेशली वो वाला क्वेश्चन देख लेना क्या क्या डिस्क्लोजर देके चलने हैं। चलो इस क्वेश्चन के ऊपर आओ। राजेंद्र अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट 20 लाख ऑन एन अरेंजमेंट ऑफ 80% ऑफ वर्क डन। ठीक है, दैट 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ द वर्क डन एज सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट शुड बी पेड इमीडिएटली एंड 20% टू बी रिटेन्ड अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड। कह रहे हैं 20 लाख रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट किया, कह रहे हैं 80% पेमेंट कर देना। ठीक है, जैसे ही काम जो सर्टिफाई कर देगा आर्किटेक्ट, और बाकी जो पेमेंट है कहीं रिमेनिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट रिटेन करके रखेंगे जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। कह रहे हैं ईयर 1 के अंदर 8,60,000 रुपए का खर्चा करा है और वर्क सर्टिफाइड हुआ है 8 लाख रुपए का, एंड 80% जो है इसका पे कर दिया गया। इट वॉज एस्टिमेटेड कि फ्यूचर में जो है 10 लाख रुपए का खर्चा होगा। ईयर 2 के अंदर 4,75 का खर्चा हुआ, 3/4 जो है वो सर्टिफाई कर दिया गया था। ठीक है, 31 दिसंबर तक 80% रिसीव हो गया था अकॉर्डिंगली, और एस्टिमेट करा 4 लाख का और खर्चा होगा, और ईयर 3 के अंदर 3/10 का खर्चा हुआ और जून 30 को पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। कह रहे हैं आपको ये बताना है कितना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो है रेकोगनाइज आप करके चलोगे। बेसिकली कितना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रेकोगनाइज करना है हर साल आपको वो बताना है। ठीक है, चलो बेटा, अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट देखो 20 लाख का है, बेसिकली मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से ये निकालना है कितना काम कंप्लीट हुआ, मुझे वो निकाल के चलना है। ईयर 1 की अगर मैं बात करके चलूं, ईयर 1 में 8,60,000 रुपए का तुम खर्चा करके बैठे हो, फर्दर खर्चा कितना का होने वाला है, 10 लाख रुपए का खर्चा होने वाला है। टोटल कितना हो जाएगा, 18,60,000 रुपए। तो अगर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा, 8,60,000 डिवाइडेड बाय 18,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा सॉल्व करोगे, मैं बताता हूँ 46.24% आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो पहले साल क्या करेंगे, 20 लैक्स का 46.24% जो है इतना रेवेन्यू तुम रिकॉग्नाइज कर दोगे। चलो अब दूसरे साल की अगर मैं बात करके चलूं, तो दूसरे साल में क्या हुआ, दूसरे साल में तो तुमने खर्चा जो करा वो 4,75 का खर्चा तुमने करा है दूसरे साल में। ठीक है, अब दूसरे साल में फर्दर खर्चा जो हमें लग रहा है उसके बाद होने वाला है वो 4 लाख का होने वाला है। देखो अब यहाँ पर बेटा बेवकूफी होगी कहीं ना कहीं, अगर मैं पता क्या करूं, ईयर 2 का एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस देखूं फिर माइनस करूं पिछले साल का, दैट विल बी मोर और लेस क्या कह सकते हो कि कहीं ना कहीं आपका देगा। देखो 4,75 का खर्चा तुमने और करा, 8,60,000 का खर्चा पहले करके बैठे थे, तो 4,75 प्लस 860 अगर मैं देखूं तो टोटल खर्चा इतना हो गया, है ना। ये हो गया मेरा कॉस्ट इनकम टिल डेट, राइट। फर्दर कॉस्ट कितनी इनकर होगी, 4 लाख रुपए की। तो जरा प्लस कर लो, 4,75 प्लस 8,60,000, बेटा 13,35,000 रुपए का तुमने खर्चा कर दिया 2 साल में, और टोटल 4 लाख इसके अंदर ऐड करोगे तो इस बार कितना हो जाता है, 17,35,000 हो जाता है। तो दूसरे साल में क्या होगा, 13,35,000 डिवाइड बाय 17,35 इंटू 100, तो बेटा ये आपके पास कितना आ जाएगा, डिवाइड करके बताना बेटा कितना आ रहा है। 76.95। 76.95% तुम्हारे पास ये आ जाता है। ठीक है, 20 लाख का 76.95 जो है आप क्या करके चलोगे, कैलकुलेट करके चलोगे, उसमें से ये माइनस कर देना, रेवेन्यू आ जाएगा इस साल कितना कर रिकॉग्नाइज ली, करना है। 3 थर्ड ईयर के अंदर क्या करेंगे, अरे थर्ड ईयर के अंदर जितना रेवेन्यू जो है अब तक रिकॉग्नाइज कर चुके हो उसमें से माइनस कर देना बेटा, अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, डन है। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कर चुके हैं बेटा, रिपीटेड सा क्वेश्चन है नेक्स्ट। ठीक है, उसके अगला क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 इज रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 21 कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 21 कुछ खास नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पूछा है, एवन्यू पूछा है, कितना लॉस एस्टिमेट करके चलेंगे, वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जैसा भी अभी क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है, बस इसके अंदर फर्क क्या है बच्चे, वैल्यूज का फर्क है। क्वेश्चन नंबर 23, ये ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं वैसे क्लास के अंदर। वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, देखो क्या निकालने कह रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस बताओ, कितना कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस होगा। ठीक है, रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है, और अमाउंट ड्यू यहाँ फ्रॉम कस्टमर कितना है। तो वैसे तो हम सिमिलर टाइप का बेटा क्वेश्चन क्लास के अंदर कवर कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर स्टिल ट्राई करना चाहते हो देख लीजिए, ट्राई करना है या आगे बढ़ सकता हूँ। सर आगे कर लेते हैं, फिर बाद में करते हैं ट्राई। हाँ जी, बाद में करोगे ट्राई, हाँ चलो। जी। ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूँ बेटा, इसके ना आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, वो बेशक एक जगह भी लिख लो, क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर बता देता हूँ, चेक कर लेना, डिफरेंट आ रहे होंगे प्लीज डाउट पूछ लेना। आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आना चाहिए 4250। ठीक है, ये आपका लॉस आ जाएगा जो आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे।
कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस जो है दैट शुड बी 7500। ठीक है, रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज करना है दैट शुड बी 5538। और अमाउंट यहां पर आना चाहिए, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर 3750। अमाउंट ड्यू टू आनी चाहिए, ड्यू टू कस्टमर आएगी 3750। डन है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस इसके अंदर आ गया प्रेजेंट करने हैं रेलिवेंट डिस्क्लोजर। इसके अंदर उसने प्रेजेंट करने के लिए बोल दिया साथ में रेलिवेंट डिस्क्लोजर। अच्छा, रेलिवेंट डिस्क्लोजर कौन कौन से आते थे जरा बस मुझे इतना बता दो। ठीक है, मुझे बताया, सर बाकी तुम पहले सॉल्व कर लोगे। रेलिवेंट डिस्क्लोजर के अंदर क्या क्या आएगा? सर सर मेथड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज करी है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, एक्सपेंसेस। और ठीक है, मेथड कौन सा यूज करना है। हाँ बिल्कुल, मेथड कौन सा यूज करना है लेकिन वो हमें दे नहीं रखा है। तो हमने क्या क्या डिस्क्लोजर ओके देके ओके चलते ओके। हैं? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बताओगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस बताओगे, और प्रोग्रेस बिलिंग बताओगे। प्रोग्रेस बिलिंग, प्रोग्रेस ठीक है, बिलिंग, उसके अलावा रिटेंशन जो है वो भी डिस्क्लोज करनी होती है। देन ग्रॉस अमाउंट जो कि टू ड्यू है टू कस्टमर कस्टमर या ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम फ्रॉम कस्टमर है वो कस्टमर। भी आपकी आ जाएगी। सो दीज आर द डिस्क्लोजर जो आप बता के चलोगे, एंड प्रॉफिट और लॉस जो है वो आप बता के चलोगे। बुक के अंदर भी बेटा इस कैटेगरी का क्वेश्चन एक है, प्लीज देख लेना, कहीं डाउट आएगा पूछ लेना। ठीक है सर एक बार ना बेटा, वो बाकी आप रिटेंशन वाला बता दो पॉइंट, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन। कौन सा बच्चा? जो सर रिटेंशन और एडवांस है वो। अच्छा अच्छा, रिटेंशन वाला अमाउंट हो गया। बेटा रिटेंशन बेसिकली क्या चीज है? बेसिकली वो हो गया आपका जो बिल्ड हो गया है लेकिन हाँ जी। कस्टमर से रिसीव नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट से रिसीव नहीं हुआ है, वो आपका आ जाएगा रिटेंशन के अंदर। ठीक है, ओके जो बिल्ड ओके। हो गया है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से रिसीव नहीं हुआ है, और ये कितना हो जाएगा अब इस वाले केस के अंदर? चलो अगर आप मेरे को कहते हो कैलकुलेशन करके, ठीक है, या तो इस वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही करके देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलो ऐसा करो, पहले 3 पॉइंट तुम सॉल्व करो, डिस्क्लोजर में बता देता हूँ। पहले 3 पॉइंट फटाफट से पहले मुझे तुम लोग सॉल्व करके दिखाओ, स्टार्ट करो। पहला पॉइंट क्या पूछा है? अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड। रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड कैसे निकलेगा सर? सर सबसे पहले तो देखना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड इज द कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट दे रखी है 220 रुपए की। ठीक है, 250 प्लस 80 प्लस 220, 250 प्लस 80 प्लस 220 कितना हो गया? 550। 550 का जो है आपका ये आ रहा है टोटल कॉस्ट। अभी तक कितना कॉस्ट इनकर कर चुका हूँ? 330। 330 डिवाइड बाय 550, 60% आपका कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन का है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है? 500 का। 500 का 60% कितना हो गया? 300। 300 300 रेवेन्यू जो है है वो आपका जो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और ठीक सिविल है, लॉस तीन मेरे साथ 50 का। 300 जो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है बेटा? सर लॉस। प्रॉफिट या लॉस कितना रिकॉग्नाइज करके चले सर? 550 रुपए का सर कॉस्ट इनकर हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और 500 50 का का है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। 50 का लॉस जो 50 है आपको लॉस रिकॉग्नाइज सॉरी। यहाँ पर करके चलिए, फोर्सेबल लॉस एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज करना चाहिए। चलो सर अगला पूछ रहा है अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर कितना। सर अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर टोटल निकालने के लिए एक तरीका होता था। सर क्या तरीका होता था? सर आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लीजिए, जो कि हमारे केस के अंदर कितना आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ठीक है, इसके अंदर आप ऐड करके चलते हैं जो भी आपका रिकॉग्नाइज प्रॉफिट माइनस रिकॉग्नाइज लॉसेस, और इसमें से आप माइनस करके चलते हो कितना, जो भी प्रोग्रेस पेमेंट जो है रिसीव्ड हुई है। ठीक है, एंड प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव्ड। टू बी रिसीव्ड। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की अगर मैं बात करें चलूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी है सर? मेरे साढ़े पास पाँच क्या सौ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो आ रही है दैट विल बी 250 प्लस 80, 330 की थ्री कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट थर्टी लेकर चलूंगा। इनका टिल्डिंग। रेकॉग्नाइज प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करके चलें तो कितना आपने लॉस है जो रेकॉग्नाइज करा? 50 का लॉस तुमने 50 रेकॉग्नाइज करा। और 50 का कॉस्ट 200। हम रेकॉग्नाइज करके चले थे यहाँ पे। ठीक है, यस सर। 200 की पेमेंट मिल गई है, 270, 70 और मिलना है तो 270 जो है, सॉरी ये आ जाएगा, लेस होगा 270। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 270 50 इज 320 एंड क्वांटिटी आ गया 10। तो 10 आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इज योर अमाउंट। ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? ठीक है, 10 का आपका ये अमाउंट आ रहा है। दिस इज सर बेसिकली योर अमाउंट ड्यू टू या ड्यू फ्रॉम पॉजिटिव कस्टमर, दिस इज ड्यू फ्रॉम कस्टमर। ड्यू फ्रॉम कस्टमर। ठीक है जी, डन है। यस बस सर। अब रेलेवेंट डिस्क्लोजर की अगर हम बात करके चलें तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना? सर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू दिखाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो है
दैट विल बी योर 300 बोलेंगे कितना 300 कितना कॉन्ट्रैक्ट में 300। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस की बात करके चलो तो वर्क सर्टिफाइड प्लस अनसर्टिफाइड 330। 330 ठीक है। प्रोग्रेस बिलिंग है प्रोग्रेस बिलिंग्स की बात करके चलें तो प्रोग्रेस बिलिंग के अंदर 200 प्लस 70 270 तो 270 आ जाएगा। 270 रिटेंशन की बात करके चलें तो रिटेंशन के अंदर क्या आता है, वो अमाउंट जो कि बेटा बिल हो गया है लेकिन कस्टमर से रिसीव नहीं हुआ है, दैट इज ओनली 70। ओके ठीक है। 70 एंड ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, यहाँ पर ड्यू 10 फ्रॉम कस्टमर, ड्यू टू कस्टमर नहीं, ड्यू फ्रॉम कस्टमर है, ड्यू फ्रॉम वो आ कस्टमर जाएगा 10 का। 10 खत्म। ये डिस्क्लोजर आप देकर चलोगे, दैट इज क्वेश्चन इज डन। ठीक है ओके सर बेटा, मेरी तरफ से आपका स्टैंडर्ड जो है वो पूरा हो गया है। देखो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है आगे, मेरी तरफ से स्टैंडर्ड पूरा है। जिन क्वेश्चन के आंसर्स इसमें नहीं है, आई विल जस्ट क्रिएट अ फाइल एंड शेयर दोज आंसर्स आल्सो। ठीक है। फ्रॉम सो माय पार्ट बेटा आपका अकाउंटिंग स्टैंड 7 कंप्लीट हो गया है, और मुझे ऐसा लगता है AS7 इतने अच्छे से हमने कर दिया। थोड़ा टाइम हमें जरूर लगा AS7 के ऊपर, बट वी हैव डन इट कॉम्प्रिहेंसिवली इनफ कि अगर आप AS7 का बस 2-3 क्वेश्चन खुद से देख लोगे तो आई थिंक यू विल एबल टू मैनेज इट। ऐसा है, हो जाना चाहिए मैनेज। हाँ जी सर चलो ठीक है, तो चलिए बेटा इस वाले सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।